हाँ बिस्मिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को हासिल हो जाएंगी और मिल जाएंगी इंशाल्लाह। चलें जी। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कशन कर ली थी कि हार्ड डिस्क में और एसएसडी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है क्या फ़र्क होता है। हार्ड डिस्क में हमने ये बताया था कि भाई हार्ड डिस्क जो है ना वो मैकेनिकल होती है, उसके अंदर मैकेनिकल वर्क होता है, इस तरह की प्लेट्स लगी हुई होती हैं जो कि जब आप रीड राइट की रिक्वेस्ट भेजते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, कोई भी जैसे फर्ज करें कोई फाइल रिट्रीव करते हैं, कोई मूवी फाइल चलाते हैं, कोई डबल क्लिक करते हैं हार्ड डिस्क पे रखी हुई फाइल को, वर्ड की फाइल को, तो ये प्लेट्स जो होती हैं ये रिवॉल्व होती हैं और ये बहुत ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व होती है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल वर्क होता है इसमें। और यहाँ पर ये जो इसका स्पेंडल है और इसके बिल्कुल टिप पे इसका रीड राइट हेड है, वो क्या करता है, उस डाटा को रीड करता है और आपके ओएस को देता है और ओएस आपको और डिस्प्ले कर देता है। क्योंकि इसमें मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व होता है इसलिए ये स्लो होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी की आ गई, एसएसडी की आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें जो सॉलिड का वर्ड है वो इसलिए आया है कि सॉलिड का मतलब ही यही है कि इसमें किसी किस्म का कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा। सॉलिड स्टेट का मतलब होता है कि स्टैटिक स्टेट, एक जगह पे कोई चीज रुकी हुई है, डायनेमिक नहीं है। ठीक है, इसमें सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है और सारा काम चिप्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की मैकेनिकल वर्क या इस तरह की प्लेटिंग मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इसके मुकाबले में 10 टाइम फास्टर है एसएसडी। आप ये देखें, आप जितने भी मॉडर्न लैपटॉप्स आ रहे हैं उन सब के अंदर एसएसडीज लगी होती है। उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग टाइम देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग देखें, ये सारी चीजें देखें, वो बहुत एफिशिएंट होती हैं। तो रीजन यही होती है कि उनके अंदर ये मैकेनिकल वर्क नहीं होता। ठीक है, तो एसएसडीज फास्ट हैं, कॉस्टली जरूर हैं लेकिन फास्ट हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमने एक कहा था कि हम कंप्यूटर बस को डिस्कस करेंगे। देखें ये बस आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर बसेस क्या होती हैं। देखें कंप्यूटर बस क्या है, आपके सिस्टम में जितना भी हार्डवेयर लगा हुआ है, जितना भी ये हार्डवेयर लगा हुआ है, ये सारा हार्डवेयर कुछ कम्युनिकेशन वायर्स के थ्रू कनेक्ट हो रहा होता है एक दूसरे से। कनेक्टिविटी जो इसकी बनती है वो कम्युनिकेशन वायर्स के थ्रू बनती है। इन वायर्स के अंदर ये जो सर्किट है, इसके अंदर सिग्नल फ्लो करते हैं कि सीपीयू जब बोलता है रैम से कि हाँ यार ये वाला डेटा प्रोसेस करना है, ये डेटा लेकर आते हैं, वो रैम से वो उठाता है, हार्ड डिस्क से डेटा आता है रैम में, रैम से प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करके रिजल्ट को दोबारा से रैम में रखता है और फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को वो आउटपुट मिल जाती है। तो ये सारी कम्युनिकेशन क्या होती है, इन वायर्स के थ्रू होती है। इन वायर्स को ही, इनके कलेक्शन को ही कहा कहा जाता है कि ये बसेज हैं, ये सिस्टम बसेज हैं। बस का क्या काम होता है, बस का काम ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो लोगों को बिठाती है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, यही काम होता है ना बस का। आपके पास जो बसेज हैं गवर्नमेंट की, वो क्या काम कर रही हैं, क्या काम करती हैं बसेस, बसेस यही काम करती हैं कि पैसेंजर्स को अपलोड करती हैं। हाँ भाई डेटा आ गया, पैसेंजर्स जस्ट लाइक अ डेटा, वो बैठ जाता है डेटा उसके अंदर, वो बोलता है जी मैंने इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो उसको वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो यही काम एक डिवाइस ने, अगर रैम ने डेटा जो है वो हार्ड डिस्क से लेना है या सीपीयू ने डेटा जो है वो रैम से लेना है, तो डेटा की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इन वायर्स के थ्रू होती है। इन्हीं वायर्स के कॉम्बिनेशन को हम बसेस कहते हैं। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गया। अब बसेस होती है 3 टाइप की। एक बस होती है जिसको कहते हैं कि डेटा बस, और एक बस होती है एड्रेस बस, और दूसरी बस होती है उसको कहते हैं कंट्रोल बस। डेटा बस से समझ में ही आ रहा है कि यार इसमें तो डेटा ट्रेवल होगा, यानी ये एक ऐसी बस होगी, यानी 3 टाइप की बसें हमारे, हम जाते हैं ना वहाँ पे स्टॉप पे, खड़े हो जाए यहाँ पे जा रहे स्टॉप पे, हाँ जी कौन सी बस में जाना है भाई, मैंने जाना है जी डेटा बस में जाना है। क्यों जाना है भाई डेटा, मैंने डेटा लेके जाना है, तो वो डेटा बस में बैठ जाएगा। अच्छा जी एड्रेस बस में, हाँ भाई एड्रेस बस में भाई किसने जाना है और क्यों जाना है, हाँ जी मैंने एड्रेस बस में जाना है क्योंकि मैंने एड्रेस लेके जाना है, उस एड्रेस पे लेके जाना है। चलो भाई आप एड्रेस बस में बैठ जाओ। अच्छा कंट्रोल बस में किसने जाना है, हाँ जी ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं इन्होंने सबने कंट्रोल बस में जाना है क्योंकि इनको हमने सारे सिग्नल्स पे उतारना है, फिर उन्होंने ट्रैफिक सारा कंट्रोल करना है। तो ये बेसिकली कंट्रोल बस का काम है, ट्रैफिक को पूरे को कंट्रोल करना। ये समझ में आ गया मैप सबको, ये बसेस का काम है। ये पूरे आपके मदरबोर्ड के अंदर बसेस का एक जाल बिछा हुआ है। कोई जो बस है वो डेटा बस है, कोई बस जो है वो एड्रेस बस है, कोई बस जो है वो कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस का काम डेटा बस और एड्रेस बस और सारी चीजों को कंट्रोल करना है, ये काम है किसका, कंट्रोल बस का। अब एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी यही सोचते हुए कि मैंने बोला यार बच्चों को मैं बताऊंगा, फूड पैंडा ज़ाहिर है सब लोग खाते हैं यूज करते हैं, तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपके पास ऐप होती है, मोबाइल की ऐप होती है ना मोबाइल की, उसमें आप फूड पैंडा की ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करके आपने क्या किया भाई, पिज्जा हट से एक पिज्जा ऑर्डर किया, या कोई भी पिज्जा शॉप आपके नियर उसमें होगी तो उससे आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया फूड पांडा की ऐप से। अब फूड पांडा की ऐप ने क्या किया, वो ऑर्डर आपसे पिक किया,
और उसने एक जो पिज्जा शॉप थी उसको वो ऑर्डर डिलीवर किया जिससे आपको पिज्जा चाहिए था। उसने वो पिज्जा बनाया, पिज्जा बनाकर उसने दोबारा से फूड पांडा को अपडेट किया, फूड पांडा ने अपने राइडर को दिया, राइडर ने आपके घर पे पहुंचा दिया। तो इसमें कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस, ये कौन सी हुई? डेटा बस कौन सी होगी? जो डेटा लेकर आ रही है, जिस पर डेटा आ रहा है, यानी कि वो फूड पांडा की सर्विस, वो राइडर जो डेटा लेके जा रहा है, ठीक है, जिस एड्रेस पे जा रहा है वो लेकर, वो एड्रेस बस के ऊपर जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल बस कौन है इसके अंदर? वो पूरी फूड पांडा की ऐप जो इस पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है, इस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रही है, फ्रॉम ऑर्डर, जब उसको ऑर्डर आया, प्लेसमेंट हुई ऑर्डर की, फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू द ऑर्डर डिलीवरी, ये जो टोटल काम किया है वो किसने किया? वो कंट्रोल बस ने किया, यानी फूड पांडा की ऐप ने किया है। तो फूड पांडा की ऐप जो इसके अंदर है वो कंट्रोल बस का काम कर रही है, ठीक है। और डेटा बस का काम कौन कर रहा है? वो राइडर कर रहा है जो डेटा लेके जा रहा है, वो जो उसके पास जो एक्चुअल डेटा है ना वो लेके जो जा रहा है वो डेटा बस पे जा रहा है। अच्छा, अब डेटा बस तो ये काम कर रही है। अच्छा, अब एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस कौन है? वो सेंडर है। किसने? जिसने पिज्जा बना के डिलीवर किया है, जिसने पिज्जा बना के सेंड किया है, उसने एड्रेस पे सेंड कर दिया है, ठीक है। किसको सेंड किया? डेटा बस को सेंड किया। कौन डेटा बस? जो कि हमारा राइडर है, और वो उस एड्रेस पे पहुंचा, उसने जाकर उसको दे दिया। तो ये चीज समझ में आई इस एनालॉजी से? तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स में भी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी, और कोई भी कंप्यूटिंग आप उठा लें, चाहे वो आपके मोबाइल फोन्स हों, चाहे आपके स्मार्ट एसीज हों, चाहे आपकी स्मार्ट डिवाइसेस हों, चाहे आपके पास आईओटी डिवाइसेस हों, चाहे आपके पास गूगल असिस्टेंट्स हों, जितनी भी कंप्यूटिंग आपके पास डिवाइसेस होंगी, जो भी जिनके अंदर भी कंप्यूटिंग हो रही होगी, जिनके अंदर भी सीपीयू लगा हुआ होगा, रैम लगी हुई होगी, स्टोरेज लगी हुई होगी, उनके अंदर ये तीन बसें आपको मिलेंगी। इन बसेस का काम क्या है? आपस में पूरे तमाम हार्डवेयर को इंटरकनेक्ट कराना और उनके दरमियान कम्युनिकेशन कराना। किसी हार्डवेयर से किसी को डेटा चाहिए, वो डेटा ले लेगा। अब फर्ज करें ना, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी ऑडियो जो है वो आप तक पहुंच रही है ना। वो कैसे पहुंच रही है कि मेरे पास यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक अपना जो जिसे कहते हैं ना कि हेडफोन लगाया हुआ, उसकी पिन से ये ऑडियो का सिग्नल जो है मेरे पास यहाँ ऑडियो कार्ड में आ रहा है। ऑडियो कार्ड की किस में आ रहा है? ऑडियो कार्ड की जो एड्रेस बस है उसके अंदर आ रहा है। और उसकी जो कंट्रोल बस है, वो जो डेटा है वो डेटा बस के थ्रू किसको भेज रही है? आप सबको प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारे पास लगी हुई, चाहे सीपीयू हो, चाहे रैम हो, चाहे हमारे पास स्टोरेज हो, हमारी हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, चाहे हमारी कोई भी डिवाइस हो, ऑडियो कार्ड हो, ग्राफिक कार्ड हो, एनपीयू हो, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट हो, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट हो, वो सब के सब आपस में कनेक्टेड क्या है? इन तीन बसेस से कनेक्टेड है। आपस में जो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इन तीन बसेस के थ्रू होती है, जिनको हम कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस कहते हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों को मिलाकर एक लिखना चाहते हैं तो इसको कहते हैं सिस्टम बस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एक पिक्चर है, इसमें से आप देखें, शायद इसमें से आपको समझ आ जाएगा। सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। यही चीजें हमने की हैं अभी तक, जितना भी हमने पीछे कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर सिस्टम्स को पढ़ा है, फंडामेंटल्स को, इसमें हमने ये तीन चीजें डिस्कस की हैं। ये देखें, मैं आगे आपको दोबारा से एक दफा रिपीट करवा देता हूँ। बस ये एक डायग्राम दिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। ये इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये मेमोरी यूनिट है हमारे पास, रैम। यही है ना, यही चीजें डिस्कस की है ना। ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये जो लाइंस है, ब्लू लाइंस जिन पे ये कम्युनिकेशन हो रही है, ये जो एरो साइन है, ये सारी क्या है? दीज आर कॉल्ड व्हाट? बसेस। ये हैं वो बसेस कि जिनसे कम्युनिकेशन पूरी हो रही है, आपस में सारी कोऑर्डिनेशन चल रही है। ये बसेस वही हैं जो कि ब्रेन से सिग्नल हमारी ह्यूमन बॉडी में लेके जाती हैं। हमारी वेन्स होती है ना, वेन्स, वेन्स हमारी बसेस। ये जो पूरा एक हमारा नर्वस सिस्टम डिजाइन अल्लाह ताला ने किया है, ये कंप्यूटर, फिर वहीं पे बात आ गई कि भाई कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, वो डिजाइन इंसान ने जो है वो, सॉरी, इंसानों ने अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को जिस तरह अल्लाह ताला ने डिजाइन किया, उसको देख के कंप्यूटर सिस्टम बनाया है। क्योंकि उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बनाना है इंसान का, ह्यूमन का ऑल्टरनेटिव, वो काम जो ह्यूमन करते हैं वो एक मशीन कर सके। तो उसके लिए वैसी पिक्चर डिजाइन करेंगे ना, वैसी आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। यानी कि हमारा जो ब्रेन है, सीपीयू है, ठीक है, वो सिग्नल सेंड करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम के थ्रू, जिसमें हमारी वेन्स होती हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे वो सिग्नल्स हमारे जा रहे होते हैं, ठीक है। हम हमारे जिस भी पार्ट ने जो भी काम करना होता है, ब्रेन ने कोई सिग्नल हार्ट को देना है तो वो जा रहा है उस बस से। वो बसेस का पूरा जाल एक बिछा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर भी। तो यही चीज कंप्यूटर सिस्टम में है। तो आपस में जब कंप्यूटर सिस्टम्स में जितनी भी ये उसके कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, इन्होंने जब आपस में बात करनी है, कोऑर्डिनेशन करनी है,
तो फिर ये किसके थ्रू करेंगे वो बात? बसेस के थ्रू करेंगे। दीज बसेस आर कॉल्ड व्हाट? सिस्टम बसेस। और सिस्टम बसेस तीन टाइप की होती हैं। सिस्टम बसेस कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस, या तीन बसेस को मिलाकर सिस्टम बस बनती है। वन इज कॉल्ड एड्रेस बस, कि जिसमें एड्रेस होता है कि कहां से डेटा को रिट्रीव करना है और कहां पे डेटा को लेके जाना है। एड्रेस होता है ना, सेंडर रिसीवर एड्रेस, ये है एड्रेस बस का काम है, खाली एड्रेसेस कम्युनिकेट करती है। कंट्रोल बस का काम फ्लो को कंट्रोल कराना है। जैसे ट्रैफिक का कॉप, यानी कि जो पुलिस वाला ट्रैफिक का खड़ा होता है ना जब सिग्नल के ऊपर, तो पूरे ट्रैफिक को वो कंट्रोल कराता है। वो बताता है कि जी हाँ, अब ये जो राइट साइड वाले रोड वाले लोग हैं ना, अब ये लोग अपनी गाड़ियां लेके जाएं यहाँ से। अच्छा जी, अब राइट साइड वाले रुक जाएं, अब आ जाएं भाई ये वाले जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो लेके जाएं। ये काम किसका होगा? यहाँ पर होगा काम कंट्रोल बस का। अब डेटा बस क्या है? डेटा वो एक्चुअल डेटा है जो कि रीड करना है या सेंड करना है। अगर वो ऑडियो डेटा है तो ऑडियो कार्ड से आ रहा है। अगर वो हार्ड डिस्क से कोई फाइल रीड होकर आ रही है तो वो हार्ड डिस्क से आ रही है। अगर वो कोई आउटपुट कंप्यूटेशन जो सीपीयू ने कैलकुलेट करके वापस रैम को दी है तो वो रैम से आ रही है, रैम को जा रही है। तो ये जो सारी कम्युनिकेशन है इन बसेस की और इस पूरे सिस्टम्स की कम्युनिकेशन है, जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो आपकी बसेस के थ्रू, ये काम होता है बसेस का। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, शायद आप लोग देखा हो, आप लोगों ने अक्सर, ये जो खास तौर पे लोग हार्डवेयर का काम करते हैं उनको तो ये बहुत चीजें पता होंगी। मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ, देखें, उससे शायद आप लोगों को समझना आसान हो जाए। ये केबल्स देखी है कभी आपने? इस तरह की डेटा केबल्स लगी होती है, देखते हैं आप? ये बेसिकली क्या करती हैं, ये आपस में बसेस को कनेक्ट करवाती हैं। अगर आप हार्ड डिस्क को देखें तो हार्ड डिस्क के अंदर इस तरह की केबल लगी हुई होती है। ये डेटा केबल्स कहलाती हैं या डेटा बसेस कहलाती हैं, जो हार्ड डिस्क से डेटा लेके जाती हैं और हार्ड डिस्क पे डेटा लेकर भी आती है। ठीक है। तो ये इस तरह की ये बस कनेक्शन केबल्स कहलाती है। ठीक है। इनके थ्रू आप इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो वो सिग्नल एक दूसरे को पास करते हैं और एक दूसरे का डेटा रिट्रीव करते हैं और सेंड करते हैं। ठीक है। तो ये है काम इसका, जो कि हमने बसेस का देखा। ये एक सिंपल सी डायग्राम है, जो अगर आपने, मैंने अभी ऊपर वाली डायग्राम आपको दिखाई थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट की, अगर आप ये ब्लॉक डायग्राम देखें, इस डायग्राम को याद करने की कोशिश कीजिएगा, इसको मेमोराइज कर लें। इस डायग्राम कहीं पर पेज पे बना के, कहीं ख्वाब में भी बनाना हो ना, तो इसको ख्वाब में बनाएं इस डायग्राम को। ये वो डायग्राम है कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस बनानी हो, चाहे आपने अपनी कोई आईओटी डिवाइस बनानी हो, चाहे आपने अपनी कोई कंप्यूटिंग डिवाइस बनानी हो, चाहे आपने अपना कोई कंप्यूटर सिस्टम इजाद करना हो, तो ये आर्किटेक्चर होगा उसका। यानी कि उसमें एक सीपीयू होगा, एक मेमोरी होगी, रैम, सिस्टम बस होगी जिससे वो सीपीयू भी कनेक्ट होगा, मेमोरी भी कनेक्ट होगी, और आईओ डिवाइसेस होंगी। आईओ डिवाइसेस क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, स्पीकर, स्कैनर, ये आईओ डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट जाएगी ना कहीं से। अगर कोई वेदर स्टेशन है जहां पर टेम्परेचर की सारी मॉनिटरिंग हो रही है कि आज टेम्परेचर कितना रहेगा, कराची का टेम्परेचर कितना रहेगा, अगर कोई वेदर स्टेशन है, तो वहां पर जो आईओ डिवाइसेस लगी होंगी, जो टेम्परेचर सेंसर लगे होंगे, वो आईओ डिवाइसेस कहलाएंगी। वो सेंस कर रही होंगी टेम्परेचर को, और वो सेंड कर रही होंगी सिस्टम बस के थ्रू, किसको? सीपीयू को, और सीपीयू प्रोसेस करके मेमोरी, और उसके बाद फिर वो डेटा कहीं पे जा रहा होगा, अपलोड हो रहा होगा, हार्ड डिस्क में सेव हो रहा होगा, और वहां से फिर रीड हो रहा होगा, और वो ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा तमाम वेदर की वेबसाइट्स के ऊपर कि जी ये इस वक्त टेम्परेचर है कराची का। तो कोई भी कंप्यूटेशन सिस्टम बनाना है, कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस बनानी है, तो ये आर्किटेक्चर याद रखिएगा। ये एक जर्नलाइज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसको कहीं पेज पे ना बनाते रहें, कहीं अपने रूम के अंदर बना के लगा दें एक जगह पर ना, कि भाई जब भी आए जाए तो ये नजर आया। सही है। इसको याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसको ये समझ में आ गया ना, वो उस पूरी थ्योरी समझ जाएगा, को समझ आ जाएगा ये हो क्या रहा है सारा। ठीक है। ये वो ब्रेन है इंसान का, ये वो वेन्स हैं जिनसे सारा सिग्नल ब्रेन को पास होता है, और ये वो सारी डिवाइसेज हैं। ये हार्ट है फर्ज कर लें, ये आपके हैंड्स हैं फर्ज कर लें, ये और कोई भी चीजें हैं, तो ये सारी वो आईओ डिवाइसेज जो वो काम कर रही है। ठीक है। तो ये जर्नलाइज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, जो आपके सामने ये मौजूद है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये सिस्टम बसेस आपको अगर समझ आ गई हैं, ये आगे वही एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हैं, ये जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हैं मदरबोर्ड्स के साथ जो कनेक्ट होते हैं आकर, ये सारे, चाहे फैन हो, चाहे आपकी हार्ड ड्राइव्स हो, चाहे आपकी सीडी रोम हो, चाहे आपकी रैम्स हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे आपकी पावर सप्लाई हो, सारे आके कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड्स पे क्या है? बसेस का एक जाल बिछा हुआ है, और इस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट होते हैं और इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक बात की थी कि एक और चीज होती है आपकी मदरबोर्ड पर, उसको कहते हैं बायोस। अक्सर नाम सुना होगा आपने, बायोस क्या होती है यार, बायोस बहुत लोग नाम लेते हैं बायोस का। कभी किसी ने समझने की कोशिश की कि बायोस क्या होती है? बायोस बेसिकली क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस बेसिकली एक चिप होती है। एक चिप होती है, जिस तरह से रैम एक चिप होती है ना, चिप जैसे आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, और उसके अंदर एक प्रोग्राम स्टोर हुआ होता है, उसको कहते हैं रोम बायोस। रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, रोम बायोस भी कहा जाता है इसको, रीड ओनली मेमोरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रीड ओनली मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं कि ये मेमोरी जो है फ्लश नहीं होती, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल होती है। यानी कि अगर फर्ज करें कि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद भी कर दें, तो भी इसके अंदर जो प्रोग्राम स्टोर हुआ होता है वो उसके अंदर ही रहता है, इससे बाहर नहीं जाता। जैसे रैम में क्या होता है कि रैम में तो अगर आपने फर्ज करें कोई काम किया हुआ और वो स्टोर हुआ हुआ, तो जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्टॉप किया तो रैम में तो सारा डेटा फ्लश हो जाएगा आपका, जब तक कि आपने उसको हार्ड डिस्क पे नहीं सेव किया हुआ। लेकिन रोम बायोस के अंदर जो होता है, यानी कि जो बायोस के अंदर होता है रीड ओनली मेमोरी के अंदर, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर प्रोग्राम जो है वो परमानेंटली स्टोर हुआ होता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसको ही बायोस का प्रोग्राम कहा जाता है, या उसको फर्मवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। आप लोगों ने सुना होगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अभी एक नई चीज आ गई फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर जो भी चिप के अंदर, आईसी के अंदर जो प्रोग्राम, छोटा स्मॉलर जो प्रोग्राम जो उस आईसी की फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, वो जो स्टोर्ड प्रोग्राम आईसी के अंदर और चिप के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर, उसको फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है। अब ये बायोस का काम क्या होता है? जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम आपका अभी आप बंद कर दें, ऑफ कर दें, ऑफ हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को जैसे ही ऑन करते हैं, तो बायोस का वो काम होता है जो कि क्या करती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करती है, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को इनिशियलाइज करती है, और उसके बाद कंट्रोल किसको देती है? ऑपरेटिंग सिस्टम को देती है, और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम चीजों को कंट्रोल करना शुरू करता है। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही ऑन करते हैं, तो पहला जो कंट्रोल है, पहला जो सिग्नल है, वो किसके पास जाता है? वो जाता है बायोस के पास। बायोस एक चिप है, उस चिप के अंदर एक प्रोग्राम स्टोर हुआ होता है जिसको बायोस कहा जाता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है? एक और प्रोग्राम को ट्रिगर करता है, उसको कहते हैं पोस्ट प्रोग्राम। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी वो तमाम जो भी कनेक्टेड हार्डवेयर होंगे, आपके हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, ऑडियो कार्ड कनेक्टेड है, ग्राफिक्स कार्ड कनेक्टेड है, मॉनिटर कनेक्टेड है, उन सब की इनिशियलाइजेशन करता है, उनको चेक करता है उनके स्टेटस को कि हाँ यार ये सारी चीजें सही कनेक्टेड है, उनमें कोई मसला तो नहीं है। फर्ज करें आपकी हार्ड डिस्क सही कनेक्टेड नहीं है, वो लूज हो गई है, तो वहीं पर आपको बायोस एरर दे देगी, बोलेगी कि मैं आई एम अनेबल टू बूट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास एरर आ जाएगा। आप जाएंगे बायोस में, देखेंगे, बोलेंगे यार मैं हार्ड डिस्क को तो फर्स्ट बूट पे मैंने रखा हुआ है। आपने कभी बायोस में गए, कभी F1 से F2 से जाते हैं तो बायोस प्रोग्राम आपका ऑन होता है सबसे पहले। यानी आप सिस्टम को बंद करके जैसे ही आप ऑन करेंगे और F2 प्रेस करेंगे, समटाइम F1 से वो होता है इन्वोक, तो जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं तो बायोस की आपके पास आउटपुट आ जाती है आपकी स्क्रीन पे, वो ब्लू ब्लू कलर की स्क्रीन आती है। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं? बूटिंग ऑर्डर सेट करते हैं अपनी हार्ड डिस्क का, बताते हैं कि जी ये हार्ड डिस्क का मेरा फर्स्ट बूट हार्ड डिस्क है, फर्स्ट बूट मेरा यूएसबी है, फर्स्ट बूट मेरी कोई और डिवाइस है। तो आप बताते हैं फर्स्ट बूट मेरा हार्ड डिस्क है, क्योंकि मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे इंस्टॉल किया हुआ है? हार्ड डिस्क पे किया हुआ है। हार्ड डिस्क के जो बूट सेक्टर, जो पहला सेक्टर होता है हार्ड डिस्क का, उसको कहते हैं बूट सेक्टर। उस बूट सेक्टर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, उस प्रोग्राम का एड्रेस लिखा हुआ। तो बायोस क्या करती है? वो आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने के बाद, हार्डवेयर को इनिशियलाइज कराने के बाद, वो सिग्नल देती है किसको? आपकी हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को। और बूट सेक्टर पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो प्रोग्राम होता है उसका एड्रेस लिखा होता है, और वहीं से वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होना शुरू होता है। आपके पास विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ तो विंडोज की स्क्रीन आना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो लिनक्स की स्क्रीन आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो मैक की स्क्रीन आना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज ओवरऑल बूटिंग प्रोसेस। और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बूटिंग प्रोसेस को इन्वोक करने का? बायोस। अगर आपके सिस्टम की बायोस खराब हो जाए या वो चिप खराब हो जाए, तो क्या होगा? आपका सिस्टम बूट ही नहीं होगा और आपके पास एरर आएगा अनेबल टू बूट का। फिर आप कंप्यूटर हार्डवेयर वाले के पास जाएंगे, उसको बताएंगे यार ये तो मेरा सिस्टम ही बूट नहीं कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। तो वो बताएगा कि जी आपकी बायोस खराब हो। तो फिर आपके मदरबोर्ड में या तो वो चिप चेंज कर देगा या फिर आपके मदरबोर्ड को चेंज करेगा। ठीक है। तो ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का काम। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पहला काम क्या होता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो चिप होती है उसके अंदर ये जो फर्मवेयर प्रोग्राम होता है, ये क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, यानी कि तमाम इक्विपमेंट्स को चेक करता है, हार्डवेयर जो कनेक्टेड है सिस्टम के अंदर सब ओके हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल देता है कि लोड हो जाओ। और ये कॉल कैसे जाती है कि वो हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर को, फर्स्ट बूटिंग सेक्टर को इन्वोक करता है, उस पर हार्ड
उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम का एड्रेस पड़ा होता है कि भाई यहां से ये कॉल होगा, ठीक है। और वो जैसे ही कॉल होता है फिर प्रोग्राम, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। विंडोज का हो तो विंडोज लोड हो जाता है, लिनक्स हो तो लिनक्स लोड हो जाता है, मैक हो तो मैक लोड हो जाता है। हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, मैं विंडोज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिनक्स ही जो है मोस्ट डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी क्लाउड के ऊपर काम होते हैं, जितने भी आपके पास सिस्टम्स के ऊपर काम होते हैं सबसे ज्यादा, और ओपन सोर्स, टोटल कम्युनिटी ओपन सोर्स की, वो सब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। तो आपको जब तक आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, ना तो आपको क्लाउड समझ में आएगा, ना आपको डॉकर समझ में आएंगे, ना आपको माइक्रो सर्विसेज समझ में आएंगी, ना आपको कंटेनर समझ में आएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, और आप ऐसी बोंगियां मारते रहेंगे, ठीक है। तो पहला काम जो हमने करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो हम सिस्टम पढ़ाएंगे आपको, जो मैं बताऊंगा वो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा, जो रूट है, जो बेस है, ठीक है। ताकि आपके जो फंडामेंटल जब आप शुरू करें ना, आपको जब हम बताएं कि हाँ यार ये डॉकर ये होता है, कंटेनर ये होता है, और ये इस तरह से बनता है, और ये, तो आप उस वक्त हैरान नहीं हो जाए बिल्कुल कि हाँ यार ये पता नहीं क्या बता रहे हैं सर मेरे को, ये क्या समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जितने क्लाउड्स बने, चाहे वो अमेजोन बना हुआ है, चाहे वो एजोर क्लाउड बना हुआ है, चाहे वो जीसीपी गूगल क्लाउड बना हुआ है, चाहे वो ऑरेकल क्लाउड बना हुआ है, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने जो पूरा अपना क्लाउड का सेटअप किया वो टोटल लिनक्स पे है। कोई सिंगल सेटअप भी विंडोज पे नहीं है, कोई सिंगल सेटअप भी, ठीक है। तो इसलिए लिनक्स पढ़ाना बहुत जरूरी है भाई। अगर लिनक्स नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर सकोगे, मसला हो जाएगा, फंस जाओगे आगे, ठीक है। तो मैं अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं शुरू करा रहा हूं आपको। क्या? आपको मैं शुरू करा रहा हूं पाइथन, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें जो पहला टॉपिक होगा, अब वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे, और एज अ केस स्टडी जो हम उठाएंगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लेके चलेंगे एंड तक पूरा, यानी कि उसमें उसकी प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसकी कमांड सेट पढ़ेंगे, उसमें वर्किंग कैसे होती है, उसमें फाइल सिस्टम्स कैसे बनते हैं, उसके अंदर पार्टीशंस कैसे बनते हैं, उसके अंदर जो है मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, उसके अंदर डिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, उसमें प्रोग्राम्स कैसे चलते हैं, उसमें मैंने अगर टाइप स्क्रिप्ट चलाना है तो कैसे चलाऊंगा, उसके अंदर सर मैंने एनपीएम चलाना है, एनपीएम इंस्टॉल करना है कैसे करूंगा, उसके अंदर मैं पाइथन चलानी है तो कैसे चलाऊंगा। ये सारे काम हम किस पे करेंगे? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे, और लिनक्स को एज अ केस स्टडी लेके चलेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग जब क्लाउड पे आए और जब मॉडर्नाइज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आए ना, तो परेशान नहीं हो कि यार ये तो पता ही नहीं है मेरे लिए, नई चीज है बिल्कुल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आज पहली दफा तो नाम सुना है मैंने, ये नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी बेस यहीं से बनाते हुए लेके चलेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लिनक्स को पढ़ना जरूरी है, लिनक्स नहीं पढ़ोगे तो आगे मारे जाओ सारे, ठीक है। तो इसलिए इसको गौर से सुने मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपने इस चीज को जो हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की थी इसको यहीं पर रोकते हैं। हम अब मूव करेंगे पाइथन के ऊपर। हम थोड़ा सा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। हमने लास्ट कहां तक डिस्कशन की थी, कोई बता सकता है? और मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था पाइथन पे। अच्छा, यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछे, प्लीज प्लीज पूछें। कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही हो, पूछें अभी। कि कौन कह रहा है विंडोज यूज करते हैं? भूल जाए भाई, विंडोज विंडोज कोई विंडोज नहीं है दुनिया में, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नहीं है। अब आपने लिनक्स यूज करनी है, सही है। लिनक्स यूज भी करनी है और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाना है लिनक्स में। आप लोगों ने सबने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने हैं। वहीद साहब के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होगा वहीद ओएस, और इनके फातिमा के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होगा फातिमा ओएस, और मैडम फरियाल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होगा फरियाल ओएस, ठीक है। ये सबने अपने, अबीरा का नाम होगा अबीरा ओएस, अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। इस तरह से सोचें, अपने आप को बड़ा सोचें, बड़ा करके सोचें, ठीक है। बन जाएंगे, कैसे बनेंगे वो छोड़ें, बन जाएंगे। जब काम करेंगे ना खुद ही आपको पता चलेगा कैसे बनेंगे, ठीक है। सब ओएस बन जाएंगे बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम सबने अपने अपने बनाने हैं, ठीक है। हमने अगर एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, तो आपको पता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट कितनी है? कि हम खाली वही ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी इस डायरेक्शन में अपनी चीजों को लगाते ना, कि जैसे कि मैं आप लोगों को चिप पढ़ा रहा था, या सीपीयू की आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग बता रहा था, उसमें इंटेल का रेवेन्यू मैंने आपको बताया, मैंने आपको इसका जो टीसीएमएस है, ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी चिप की, उसका मैंने जब आपको रेवेन्यू बनाया, बिलियंस ऑफ डॉलर में रेवेन्यू।
और 100 से ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर, यानी कि $500 बिलियन, और ये इनका 6-6 महीने का रेवेन्यू है भाई। आप सोचे तो सेमीकंडक्टर पे अगर हम ये काम करा देते, हमें कुछ नहीं कराते यार, ये सब हम कुछ सिर्फ हम यहाँ पे, हमें सिर्फ ये देते हैं खाद, और ये हम लोग यहाँ पर फसलें अपनी, क्योंकि हमारी जमीन जरखेज है, ये हम काम करते, अपना हल वगैरह चलाते, और साथ में बस हमें सिर्फ ये करते कि हर शहर के अंदर ना एक हमारी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी होती है, बजाय इसके कि ये जो हमने टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां लगाई हैं इसकी जगह हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगा दें। यकीन करें हम लोग कहाँ होते हैं, आपकी सोच है। बिल्कुल हो जाता है, नॉर्मल लैपटॉप पे लिनक्स इंस्टॉल हो जाता है, उबंटू लिनक्स को हम इंस्टॉल करेंगे, उबंटू हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हम वीएम पे इंस्टॉल करेंगे, इस पे करेंगे, वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, ताकि आपका डेस्कटॉप, आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। वर्चुअल मशीन, इस पे हम करेंगे काम। ठीक है। वर्चुअल मशीन्स पे क्यों काम करना जरूरी है, इसलिए काम करना जरूरी है कि जब आप क्लाउड पे जाएंगे, अपनी एप्लीकेशंस एआई की, अपनी एप्लीकेशंस काफका की, अपनी एप्लीकेशंस कंटेनर्स की, अपनी एप्लीकेशंस जो है माइक्रो सर्विसेज की जब डिप्लॉय करेंगे, वहां तो वर्चुअल मशीन होगी। फिर बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, ये तो हमें पहले ही बताते हैं सर आपकी क्या होती है, तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा है ये क्या होती है। तो हम काम करेंगे वर्चुअल मशीन्स पे, और वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या होती है, और उनपे एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी बताएंगे इंशाल्लाह, और उन वर्चुअल मशीन्स पे हम लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और लिनक्स पे काम करेंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन को। तो पाइथन सर के लिए हमने हाँ सर हाँ सर हाँ जी हाँ सर बस ऐसे 10 सेकंड का बायस को एक हाँ रिव्यू कर दें सर, बायस हाँ। सिर्फ 10 सेकंड बायस करो। अच्छा जी, थैंक यू बायोस सर। क्या है, देखें बायोस क्या है, बेसिकली एक चिप है जो कि आपके मदरबोर्ड पे लगी होती है, उसमें एक प्रोग्राम स्टोर हुआ होता है, उसका नाम बायोस होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोग्राम होता है, एक सिस्टम प्रोग्राम जो आपकी चिप के अंदर स्टोर हुआ होता है। जो चिप होती है ना आपकी, ये चिप कैसे मैं दिखाऊं आपको, एक सेकंड, ये जो चिप है, ये जो चिप है, ये रैम के ऊपर चिप्स लगी हुई है ना, कितनी चिप्स लगी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चिप्स लगी हुई है। हमने ये वाली फर्ज करें ये एक चिप है, सपोज कर लें ये एक चिप है, इस चिप के अंदर बायोस का प्रोग्राम लिखा हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, और ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को बंद भी कर देंगे ना तो ये कहीं नहीं जाएगा। आज तक किसी ने किए कि कोई कंप्यूटर साइंस का है बैठा हुआ जो बता सकता है कभी की है उसने बायोस प्रोग्रामिंग की है? बायोस की भी प्रोग्रामिंग होती है भाईजान, बायोस के भी प्रोग्रामर होते हैं, वो अलग होते हैं। जी सर, वो मैं शेयर कर दूं बात। हाँ हाँ, करें करें। सर वो मेरे सिस्टम था उसमें ना विंडोज 7 थी, 8 हाँ थी। हाँ हाँ। तो सर वो उसमें ना विंडो 10 नहीं हो रही थी। हम्म, तो बायस को अपडेट किया तो उसके बाद उसमें जो है जी विंडो जी 10 जी जी। तो हाँ हाँ बायस अपडेट होती है। और सर एक चीज का सिर्फ नाम लेना है मुझे, जिस तरह ऊपर एसएसडी का नाम लिया है, हाँ। एसएसडी में जो रैम की तरह आ रही है उससे उसे जो अभी लग रही है एनवीएमई लग रही है, जरा उसका एक नाम लेते हैं एसएसडी में, एनवीएमई। जी अच्छा थैंक यू सर। अच्छा। एनवीएमई जो है वो फास्ट रैम्स हैं, लेकिन रैम से ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन मोर और लेस रैम की तरह ही है। यानी कि ये जो लगी हुई है ना, ये जो चिप्स लगी हुई है, ये एनवीएमई है, नॉन वोलेटाइल रैम्स है, नॉन वोलेटाइल है। यानी कि ये रैम की तरह ही है लेकिन नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, यानी कि नॉन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में फर्क क्या है भाई, सब सिंपल फर्क है भाई। जब भी कोई भी चीज किसी के बारे में भी हम बोले ना कि ये नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज चला भी जाएगा, करंट नहीं भी होगा सिस्टम में, तो भी उसमें डेटा महफूज रहेगा, पहली चीज। ठीक है, ये पहली पहचान है, पहली बेसिक डेफिनेशन है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल किसी भी डिवाइस के लिए अगर मैं बोलूं कि ये जो कंप्यूटिंग इक्विपमेंट है ये वोलेटाइल है, इसका मतलब है जब तक वोल्टेज नहीं देंगे, जब तक करंट नहीं देंगे, वो फंक्शन ही नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी डेटा परसिस्ट नहीं कर सकता जब तक कि वोल्टेज और करंट मौजूद ना हो। ठीक है, वोलेटाइल से समझ जाइएगा कि इसको वोल्टेज देना पड़ेगा, नॉन वोलेटाइल से समझ जाइएगा कि यार ये तो जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब है वोल्टेज अगर चला भी जाए, अगर लाइट चली भी जाए, करंट ना भी दिया जाए, तो इसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो महफूज रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। तो एनवीएमई जो है वो क्या है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि रैम की तरह ही है, लेकिन जैसे रैम तो वोलेटाइल है, बट ये रैम की तरह ही है लेकिन रैम से थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, उतनी फास्ट नहीं जितनी रैम है, लेकिन बहरहाल इस हार्ड डिस्क से तो ज्यादा फास्ट है ना, ये जो हार्ड डिस्क आपने प्लेटर वाली बनाई हुई है उससे तो ज्यादा फास्ट है। तो ये चीज है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं जनाब, रैपलेट पे जाते हैं, और हम आज स्टार्ट करेंगे अपना पाइथन की चीजें। क्विकली मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करा दूं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मैंने बता दिया था आपको।
पाइथन के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए थे। इसमें हमने आईडी सिलेक्ट कर लिया था कि जी आईडी इसके अंदर हम जो यूज करेंगे वो रेपलेट का यूज करेंगे फिलहाल, जब तक कि हम फंक्शंस पे नहीं आ जाते, फंक्शंस बनाना सीख जाएं। फिर जब हम लाइब्रेरीज पे आएंगे फिर हम बनाना शुरू करेंगे। हम एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, वो हम ज्यादातर जो है वो पाईचार्म यूज होता है, उसको भी यूज करते हैं लोग, VS कोड को भी करते हैं, लेकिन पाईचार्म ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो वो हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं कि जी पाइथन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। हमने हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया था। मैं रेपलेट ऑन कर रहा हूं यहाँ पर, ये मैंने अपना रेपलेट ऑन किया हुआ है। यहां तक हम कहीं तक पहुंचे थे, अब मुझे नहीं पता कहां तक पहुंचे। बहरहाल ये कुछ काम हम किया हुआ है, चलें ठीक है। अच्छा जी, कमेंट से स्टार्ट करते हैं, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा दो चीजें हैं आपके पास, एक तो था कंसोल रेपलेट में, एक था कंसोल। कंसोल पे क्या आती है, आपकी आउटपुट आती है। फर्स्ट फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। ओके ओके ओके, मैं शेयर कर, मैं शेयर। अभी देखें शेयर हो गई, जी अभी हो शेयर हो गई। गई। जी जी सर हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखें आप, मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने रेपलेट पे सबको पता चल गया होगा, रेपलेट पे कैसे लॉगिन करना है और कैसे आना है, ये सबको पता चल गया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें कुछ करने की जरूरत है रेपलेट में, मुझे ये बता दें, क्योंकि ये यही तो चीज थी कि हाँ यार रेपलेट सबने कर लिया होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन हमने, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, गुड, जबरदस्त। अब हम आते हैं जी, हमने पहला प्रोग्राम बनाया था जी हेलो वर्ल्ड का प्रिंट। ये क्या थी, प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, पाइथन की आउटपुट स्टेटमेंट है। अगर आपने कोई भी चीज, चाहे वो न्यूमेरिक नंबर हो या फिर आपके पास स्ट्रिंग हो, अगर आपने उसको आउटपुट कराना है स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर आउटपुट भेजनी है, तो आप वहां पर प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करते हैं पाइथन में। तो प्रिंट क्या है पाइथन के अंदर, कमेंट देने के लिए यूज करते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। क्या है आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि ये किसी भी वेरिएबल की आउटपुट को, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो बुलियन हो, उसकी आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करेगी। ठीक है, कहां पे प्रिंट करेगी, स्क्रीन पे। स्क्रीन क्या, मॉनिटर, मॉनिटर क्या, आउटपुट डिवाइस, जो हम पढ़ चुके हैं अभी CS फंडामेंटल में, वहां पर प्रिंट करेगी। तो जब मैंने आउटपुट स्टेटमेंट दी हेलो की और इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, तो मेरे पास प्रोग्राम क्या प्रिंट हुआ यहाँ पर स्क्रीन पर, ये मेरे समझ लें एक तरीके का, ये मेरा मॉनिटर यहाँ पर प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है, अच्छा अब ये मैं ये क्या दे रहा हूं, ये जो सिंगल नंबर साइन या चैनल साइन इसको कहते हैं। इसके बाद जो मैं ये जितनी भी चीजें लिख रहा हूं, इसको तो प्रोग्राम कुछ ना तो इस पे एरर दे रहा है ना कुछ कर रहा है, तो ये चीज क्या है, इसको कहते हैं कमेंट्स। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कमेंट्स। तो पाइथन में अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट्स देने हैं, तो कमेंट्स देने का तरीका क्या है कि पहले आप लगाएंगे नंबर साइन और उसके बाद फिर कमेंट्स देंगे। जैसे आप लोग टाइप स्क्रिप्ट में कैसे कमेंट देते थे, डबल साइन लगाकर, इस तरह से डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो उसके बाद फिर आप कमेंट देते थे ना। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में किससे देना है कमेंट आपने, नंबर साइन लगाकर, ये नंबर साइन या चैनल साइन या इसको हैश साइन भी कहते हैं, हैश टैग लगा के, हैश साइन लगाकर आपने कमेंट देना है। तो जो भी लाइन हैश हुई भी होगी, उसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर है या जो पाइथन का कंपाइलर है, वो उसको रीड ही नहीं करेगा। वो रीड करेगा खाली किसको, इस लाइन को जो कि अनकमेंटेड है, यानी जो अनहैश्ड है, उसको रीड करेगा और उसके सेंटेक्स को चेक करेगा। अगर उसके अंदर उसके सेंटेक्स में कोई प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसका सेंटेक्स, यहां से ये पैरेंथेसिस, ये एक ब्रैकेट खत्म कर देता हूं, अब क्या होगा, प्रोग्राम में मेरे एरर आ जाएगा। एरर क्या आया, अब उसने बता दिया आपको, एरर ये है कि देयर इज अ, एक आपका पैरेंथेसिस मिस है। ठीक है, वो क्लोज ही नहीं हुआ। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आएगा, ये एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि ये एक अनहैश्ड लाइन है, ये एक अनकमेंटेड लाइन है, इस पे कोई कमेंट नहीं हुआ हुआ, ये कोई कमेंट्स नहीं है, ये एक सेंटेक्स, एक स्टेटमेंट है जिसको रन, मैं कह रहा हूं कंपाइलर को कि ये रन करना है, मैं कह रहा हूं पाइथन को कि इसको रन करना है। अब वो जब उसको रन करने जा रही है, उसका कंपाइलर इस प्रोग्राम को रीड कर रहा है, बोल रहा है भाई इसमें तो ये सेंटेक्स ही सही नहीं हुआ हुआ, सेंटेक्स में मसला है कि ये स्टेटमेंट लिखी आपने सही नहीं है, जो रूल्स है उसके मुताबिक लिखी ही नहीं हुई। यहाँ पर रूल्स के मुताबिक यहाँ पर एक क्या आना चाहिए, एक पैरेंथेसिस क्लोजिंग भी आना चाहिए। अब ये सही हुई स्टेटमेंट। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो ये मेरी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का वो था सिंपली कि भाई आप किस तरीके से जो है ना इसको रन करेंगे। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं कि चलें ये तो सिंगल लाइन कमेंट होगा, और कमेंट क्यों जरूरी होता है। मैंने कहा था कि ग्लोबल प्रोग्रामिंग में जब आपके पास 150-150 प्रोग्रामर होंगे ना बैठे हुए, तो वहां पर आपको ये प्रोग्राम करने का स्टाइल आना चाहिए भाइयों। अपने प्रोग्राम्स को डॉक्यूमेंट किया करो। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 क्या, प्रोग्रामर नेम। ठीक है जी। नंबर 2 आप लिखेंगे प्रोग्राम प्रोग्राम की आप डेट। जी आज में क्या है, 29 है, क्या है, मई है। ये होगी प्रोग्राम की डेट। ठीक है जी। फिर आपने लिखा क्या, पर्पस क्या है प्रोग्राम। ठीक है, दिस प्रोग्राम विल प्रिंट हेलो। ठीक है, ये बस एक छोटा सा आपने ये प्रोग्राम का इंट्रो दिया है। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले इंट्रो, ये होता है इंट्रो। अब कोई भी प्रोग्रामर जिससे आप ना अपना सोर्स कोड शेयर करेंगे, उसको पहली 3 लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि नीचे प्रोग्राम में लिखा हुआ क्या है, जो भी प्रोग्रामर जिसने मुझसे शेयर किया है। क्योंकि आप ये सोचें कि आप 150-5,000 प्रोग्रामर्स की टीम में काम कर रहे हैं, उसमें से आप भी एक प्रोग्रामर है। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चल गया। अच्छा, आपने इसको हैश साइन में क्यों लिखा, क्योंकि कमेंट्स हमें पता है कि हमें, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा तो इसको तो फिर जो पाइथन का प्रोग्राम है या पाइथन का जो कंपाइलर है वो तो इसको रीड करना शुरू कर देगा और उस पर एरर देगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है, जैसे इसने एरर देना शुरू कर दिया कि मैं इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, तो हमने इसको रिकॉग्नाइज ना करे कंपाइलर, खाली अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हमने इसको कमेंट आउट कर। ठीक है, तो इस तरह से हम कमेंट दे सकते हैं। अगर फर्ज करें हमें मल्टी लाइन कमेंट देने हैं, तो हमने क्या किया कि एक हैश साइन से दिए ना कमेंट। अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट देना चाहता हूं, यानी कि मैं ऐसे कमेंट देना चाहता हूं लंबे लंबे बड़े बड़े, क्योंकि मेरा जरा प्रोग्राम का पर्पस बड़ा है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, ट्रिपल ट्रिपल कोट लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया मल्टी लाइन कमेंट। क्या बन गया, ये मल्टी लाइन कमेंट। इसके ऊपर आप जरा इसको एक इस तरह से डॉक्यूमेंट कर लें कि पाइथन में ये बन गया मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट बन गया। मैं पूरी डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहा हूँ ना, जैसे मैं जैसे कहता हूँ ना 4-5 लाइनों की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहा हूँ कि भाई है क्या। अभी तो मैंने सिंगल लाइन में बता दी है ना, मेरे प्रोग्राम का पर्पस बड़ा है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सपोज करें इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इस तरह का कमेंट देना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा प्रोग्राम है जो कि कैमरे से वीडियो कैप्चर करेगा और उसको स्टोर करेगा सी कॉलन यानी सी ड्राइव पे मेरी, और वो वीडियो के फोल्डर में स्टोर करेगा, ये मेरे प्रोग्राम का एक बड़ा पर्पस है, बिगर बिगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये पर्पस है मेरे प्रोग्राम। तो मैं क्या करूंगा, मल्टी लाइन कमेंट दूंगा। मल्टी लाइन कमेंट कैसे देते हैं, ट्रिपल कोट लगाएंगे स्टार्ट, ट्रिपल कोट लगाएंगे स्टार्ट में, और ट्रिपल कोट जहां पर आप अपना कमेंट एंड कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके नीचे मैं फिर दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ कोई भी मैसेज, लेट से यहाँ पे मैं दे देता हूँ वीडियो स्टोर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन कर लें आप। प्रोग्राम रन हो गया। ये बताएं जितने भी कमेंट्स से उनको रिकॉग्नाइज किया पाइथन के कंपाइलर ने, नहीं किया ना रिकॉग्नाइज, उनको एज अ कमेंट ट्रीट किया, यानी कि इसको भी उसने एज अ कमेंट ट्रीट किया, मल्टी लाइन कमेंट, और सिंगल लाइन कमेंट्स को भी उसने एज अ कमेंट ट्रीट किया। ठीक है, कमेंट्स का मतलब है इनको कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इन लाइनों को पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ किसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा। ये चीज समझ आ गई यहां तक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक तो चीज है कि हम यहाँ पर प्रोग्राम को टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे इस तरह से चला रहे हैं और यहाँ से कंसोल से रन कर रहे हैं। एक और तरीका भी दिया हुआ है यहाँ पे रेपलेट में, शेल का, यानी कि आप शेल पे आ जाएं। ठीक है, ये शेल पर आ गए आप। शेल पर आने के बाद आपने क्या कमांड टाइप करनी है, पाइथन। ये पाइथन का कंपाइलर, जैसे टीएससी कंपाइल करते थे ना आप, टीएससी करके और आगे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम देते थे abc.ts। अब यहाँ पर आपने कौन सा कंपाइलर, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो कंपाइलर भी किसका होगा, पाइथन का होगा। इंटरप्रेटर भी किसका होगा, पाइथन का होगा।
तो आगे लिखेंगे पाइथन, और किस फाइल में सेव कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, main.py के अंदर। आपको पता है कि पाइथन की जो फाइल्स होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका एक्सटेंशन क्या रखते हैं हम, py रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे main.py, ठीक है। तो सेम आउटपुट आई, कंसोल से भी वही वही आउटपुट आ रही थी, और शेल से जब मैंने चलाया तो शेल से भी वही आउटपुट आ रही है। शेल का मतलब क्या है, कोई बताएगा शेल का मतलब क्या है, कोई भी, एनीवन? ये लिनक्स स्टार्ट हो गई आप लोगों की, ये मैं बता दूं, आप लोगों को नहीं पता चल रहा, लिनक्स स्टार्ट हो चुकी है आप। मैं इसलिए आपको शेल पे लेकर आया हूं। मैं चाहता, मैं आपसे कंसोल पे कराता रहता काम, आराम से आप करते रहते, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन मेरा शेल पे लाने का मकसद यही है कि आपको मैंने बैक दोबारा कनेक्ट कराया ओएस से। ये जो ऑपरेट जिस पे हम खड़े हुए ना, ये जो पाइथन main.py चला रहे हैं भाई, ये लिनक्स एनवायरनमेंट है जिसमें आप खड़े हुए, ठीक है। अभी समझ में आया कि मैं रेपलेट पे क्यों लाया हूं आप लोगों को। अल्लाह, यू नेम -a, ये क्या लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, क्या लिखा हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, बताएगा कोई पढ़ के, कोई भी, एनीवन? भाई कोई जवाब तो दे दे। हाँ सही है, ठीक है। शेल बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन लेकिन शेल बेटा समझने की जरूरत है ना कि शेल होता क्या है। वो तो बाय डिफॉल्ट तो होता है, वो तो कई कई जगह, लेकिन शेल क्या होता है ये समझने की जरूरत है। शेल कमांड जो, जैसे आप, जैसे अभी हम विंडोज में बैठे हुए ना, विंडोज में जब हम क्या लिखते हैं, सीएमडी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीएमडी। तो कमांड प्रॉम्प्ट आता है ना हमारे पास, ये आता है ना कमांड प्रॉम्प्ट, अभी आएगा, देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट आया ना, यहाँ पे मैं डायरेक्टरी लिखता हूँ, अपनी सारी चीजें लिखता हूँ। ये क्या है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये विंडोज का शेल कहलाता है। शेल एक तरीके का, वो आपके पास समझ लें कि कंसोल होता है, कि जिससे आप पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को वाया कमांड्स हैंडल कर सकते हैं। वाया कमांड्स जो है वो आप पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं, ड्राइव करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो विंडोज का जो शेल है उसका नाम क्या है, सीएमडी। उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, सीएमडी, ठीक है। हम खड़े में कहां पर, लिनक्स के शेल पे, ये रहा लिनक्स का शेल, ठीक है। इसको कहते हैं लिनक्स का शेल है। जब आप अभी आगे जाकर जब आप क्लाउड पे काम करेंगे तो वहां पर आएगा क्लाउड का शेल, और क्लाउड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो यही यही लाइनेक्स होगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये मैं करा क्यों रहा हूँ, और आपको मैं यहाँ तक लेके कैसे आया हूँ, ये फ्लो बनाता हुआ। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ आपको रेपलेट पे। वो लोग पूछ रहे थे मेरे, सर ये क्यों रेपलेट और क्या इतने सारे वो हैं, लाने की वजह यही है कि भाई यहाँ पे आप काफी चीजें सीख लें, ठीक है। अभी हम आ गए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या इंस्टॉल हुई है, पाइथन इंस्टॉल हुई है। और उस पाइथन के थ्रू हम क्या रन कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, मेन प्रोग्राम। अब हमने क्या किया, पाइथन main.py, ये हमने चलाया और हमारे पास आउटपुट आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे कैसे बढ़ते हैं जनाब, हम अपना डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जो हमने पाइथन का बनाया है ना, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने मल्टी लाइन कमेंट कर लिया, सिंगल लाइन कमेंट कर लिया, अब हम आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। ये हमें पता है कि यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि जी हमें अगर कोई भी डेटा फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए, या प्रोग्राम के अदर पार्ट्स में रेफरेंस के लिए चाहिए, तो उसको हमें सबसे पहले किसी कंटेनर में, किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये हेलो जो है रेफर करना है यहाँ पर, तो मैं इसको कैसे रेफरेंस करूंगा, मुझे इस हेलो को मैनिपुलेट करना है, इसको कॉन्केटिनेट करना है, इसके ऊपर मुझे इसकी सब स्ट्रिंगिंग करनी है, इसके अंदर से मुझे ये फाइंड करना है कि इसके अंदर पहला कैरेक्टर कौन सा है, तो मैं इसको कैसे मैनिपुलेट करूंगा, कैसे इसको कंप्यूटेशन में यूज करूंगा। मैं इसको उस वक्त तक कंप्यूटेशन में या इसको मैनिपुलेशन इस पे नहीं परफॉर्म कर सकता जब तक कि मैं इसको किसी कंटेनर या किसी वेरिएबल में स्टोर ना करूं। तो इसके लिए मेरे पास जरूरी है कि मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम क्या रखूंगा, ए फर्ज कर लें, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, वह, या चलें इसको ए ले लें, टेम्प ले लें, चलें टेम्प ले लें। टेम्प ले लिया और उसमें आपने स्टोर कर लिया हेलो के नाम से, तो ये आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, टेम्प। अच्छा, अब एक चीज है, अब मैंने प्रिंट कराना है, अब इसके अंदर मैं ये प्रिंट करा लेता हूँ हेलो, और इसके बाद एक वेरिएबल लेता हूँ टेम्प1 का, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं टेम्प2 का, और इसके अंदर मैं एक और वैल्यू रखता हूँ वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट, इतना इंटेलिजेंट है कि खुद ही बता रहा है कि इसको इस तरह से कर लें आप, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, एक स्पेस देके जरा प्रिंट कराऊंगा ताकि आसानी हो जाए, ठीक है जी। अब मैं यहाँ आया, प्रोग्राम मेरा सेव हो गया। अब मैं आया, मैंने क्या किया, पाइथन
और आगे मेन डॉट, क्योंकि मैंने सारा प्रोग्राम किसमें लिख रहा हूँ, मेन डॉट पाई में लिख रहा हूँ। अब मैं चलाता हूँ इस प्रोग्राम को। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, मेन की जगह मैंने मेन की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो देखिए मेरा सबसे पहली पहली लाइन चली हेलो की, तो क्या प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। फिर सेकंड लाइन पे ये तो सारे कमेंट्स है ना, इनको तो कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अब इस लाइन को उसने प्रिंट किया, वीडियो स्टोर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल लिए, टेम्प1 टेम्प2। टेम्प1 के अंदर मैंने क्या स्टोर कराया, हेलो, और टेम्प2 के अंदर क्या स्टोर कराया मैंने, वर्ल्ड। और दोनों को मैंने प्रिंट के थ्रू इस तरह से प्रिंट करा लिया। जब भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स को प्लस साइन के साथ लिखते हैं तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ये तो आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में भी देखी है, पढ़ी है, कोई मसला नहीं है इसको समझने में। और बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पर नीचे क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अच्छा, वेरिएबल क्यों बनाया, ताकि इसको मैं मैनिपुलेशन में यूज कर सकूं। अब ये देखें, मैंने इनको मैनिपुलेट किया ना, इन दोनों को मैंने कॉन्केटिनेट करके प्रिंट करा लिया। और इसको मैं फ्यूचर रेफरेंस में भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं चाह रहा हूँ कि जी अब मैं स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करूँ कितनी है, तो मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ टेम्प1 में चाह रहा हूँ कि भाई प्रिंट हो जाए। जरा दोबारा मैंने प्रोग्राम को चलाया, देखिए प्रिंट क्या हुई, इसकी लेंथ क्या प्रिंट हो गई। ये लेंथ लेंथ एक फंक्शन है जो कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो टेम्प1 जो है वो मेरे पास क्या है, उसके अंदर हेलो प्रिंट हुआ, उसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया, उसकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, पाइथन में वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर होते हैं। अच्छा, पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए भाई कोई सिंटैक्स इस तरह का नहीं है, बस आपने जो वैल्यू पाइथन में वेरिएबल को असाइन की वो इम्प्लिसिटली वही बन जाता है। अगर आप वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे, लेट से मैं कहता हूँ टेम्प3 बनाता हूँ एक और वेरिएबल, उसको मैं असाइन करता हूँ 3, तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल बन जाएगा, ये नंबर वेरिएबल बन जाएगा, ये इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा। तो जैसी वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करेंगे वो वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं, प्रिंट टेम्प3, ठीक है। तो दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाएं, पहले क्लियर कर लें, फिर चलाएं पाइथन मेन डॉट टी वाई। क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड। वो जो ऊपर था वो हेलो प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद स्टोर्ड वाला प्रिंट हुआ, ये प्रिंट चला। फिर ये दो वैल्यू असाइन हुए, टेम्प1 को हेलो असाइन हुआ, टेम्प2 को वर्ल्ड असाइन हुआ, टेम्प3 को क्या असाइन हो गया, 3 असाइन हुआ। और यहाँ पे ये जो टेम्प1 और टेम्प2 है ये कॉन्केटिनेट हो गए, प्रिंट हुए ये। और आखिरी लाइन पर क्या प्रिंट हो गया मेरे पास, न्यूमेरिक वेरिएबल 3। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इनकी टाइप क्या है, ये किस टाइप के बने। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो हो सकता है 3 जो है ये भी स्ट्रिंग हो, ये तो हो सकता है ये भी स्ट्रिंग हो। आप कैसे करेंगे ये इंटीजर है या न्यूमेरिक है। तो उसके लिए क्या होता है, टाइप चेकिंग जब आपने करनी होती है ना, कि किस वेरिएबल की क्या टाइप है पाइथन के अंदर स्पेशली, तो उसके लिए स्पेशल फंक्शन यूज होता है, उसका नाम होता है टाइप। क्या नाम होता है, टाइप। यानी अगर मैंने ये चेक करना है कि ये इस वक्त इस वेरिएबल की टाइप क्या है, तो मैं बड़े आराम से चेक कर सकता हूं। जैसे फर्ज करें मैं ये चेक करना चाह रहा हूं इस वक्त टेम्प1 की टाइप क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ टेम्प1। टेम्प1 की टाइप क्या है, मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूं कि जी मेरे पास प्रिंट टेम्प2 की टाइप क्या है, वो प्रिंट हो जाए। मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि जी इस वक्त मेरे पास, हाँ, टेम्प3 की देखें, ये है बहुत इंटेलिजेंट भाई ट्रैपलेट ना, आपको आगे खुद ही बता देता है कि अब आपने टेम्प1 और टेम्प2 तो कर लिया, टेम्प3 बस करना है आपने, टाइप ऑफ टेम्प3, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये इन तीनों वेरिएबल्स की टाइप प्रिंट करता हूं, मैं चेक करता हूं क्या है, ठीक है। तो मैंने पहले स्क्रीन को अपने क्लियर किया, क्लियर की कमांड से। लिनक्स में जब आपने स्क्रीन को क्लियर करना होता है तो कौन सी कमांड यूज करते हैं, क्लियर की कमांड। पहली कमांड लिनक्स की याद कर लेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आपने स्क्रीन को क्लियर करना होगा तो उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, क्लियर की। क्या लिखेंगे, क्लियर। क्लियर क्या करता है, आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देता है। जैसे कि विंडोज में आप लिखते हैं यहाँ पर cmd करते हैं विंडोज के शेल पे आए, अब आपने क्या किया, डायरेक्टरी ली। डायरेक्टरी लेने के बाद आप क्या करते हैं,
स्क्रीन को अगर क्लियर करना है तो क्या करते हैं, CLS क्या लिखते हैं, सिलियस। सिलियस का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। सही है। तो ऐसे ही विंडोज के जो लिनक्स का शेल होता है, लिनक्स में कमांड होती है कौन सी, CLS की कमांड, जैसे विंडोज में होती है, यहाँ पे क्या होती है, क्लियर होती है, क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं पाइथन main.py। हाँ जी, क्या आउटपुट आई, पहले हेलो आई, जो हमारी एक्सपेक्टेड थी। हाँ जी, पहले हेलो आई, वो यहाँ इसकी वजह से आई। फिर आई जी ये वीडियो स्टोर सक्सेसफुली, ये आई, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड थी, आई। फिर हमने क्या किया कि जी 2-3 वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल बनाया हेलो, जो कि स्ट्रिंग बन गया, क्योंकि जो डेटा जिस टाइप का उसके अंदर आप असाइन करेंगे, इम्प्लिसिटली उसकी टाइप क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जिस टाइप का डेटा असाइन किया आपने उसके अंदर। जस्ट लाइक टाइप स्क्रिप्ट, कि वहां पे उसको जिस टाइप का आप वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, इन्फर हो जाती है उसकी वही टाइप। लेकिन इसमें एक चेंज है जो कि मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी आप अपने कॉन्सेप्ट को तक रखें, ठीक है। तो इसी तरह वर्ल्ड, ये भी एक स्ट्रिंग डेटा है जो कि मैं मूव करा रहा हूँ टेम्प2 के अंदर। जो टेम्प2 वेरिएबल डिक्लेयर होगा या जो बनेगा उसके अंदर, वो भी उसकी टाइप भी क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। तो जब मैंने यहाँ पर ये प्रिंट कराया, प्रिंट टाइप ऑफ टेम्प1, तो क्या प्रिंट हुआ, क्लास str। str का मतलब है कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। फिर जब मैंने टेम्प2 प्रिंट कराया, तो उसकी टाइप क्या प्रिंट हुई, क्लास str। इसका मतलब है ये भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, यानी कि टेम्प1 और टेम्प2 मैंने दोनों स्ट्रिंग टाइप के बनाए थे ना, तो दोनों की टाइप स्ट्रिंग प्रिंट हुई। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा क्या मैंने, टेम्प3, यानी कि उसको मैंने न्यूमेरिक बनाया, उसको मैंने इंटीजर बनाया। तो उसकी टाइप देखे क्या प्रिंट हुई, क्लास int, उसकी स्ट्रिंग नहीं प्रिंट हुई। इसका मतलब है कि टेम्प3 जो है वो क्या है, मेरे पास इंटीजर वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल है या नंबर वेरिएबल। तो जो आप टाइप स्क्रिप्ट में नंबर लिखते हो, वो यहाँ पर पाइथन में इंटीजर कहलाता है, उसको int यानी इंटीजर कहा जाता है, ठीक है, यानी न्यूमेरिक। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं। भाई तेज तो नहीं जा रहा मैं, मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, तेज तो नहीं जा रहा, सही है, सबको समझ आ रहा है, मैडम जरा पूछ ले, सबको समझ आ जी रहा है। जी बता दीजिए, मुझे तो खैर नहीं, नो नो सर, ओके है। ओके है, ओके है, ओके है। स्लो प्लीज अच्छा सर, क्या स्लो हो प्लीज, यस सर, गया। सर इजी है। अरे भाई इजी है, इजी है, इजी है सर, फिक्र नहीं यस। करें सर, मैं आपके साथ हूँ, वहीद साहब के साथ मैं हूँ। अच्छा, मैं और वहीद साहब समझ लें एक हैं, वहीद साहब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, कोई मसला नहीं है सर, मैं आपको समझाऊंगा ना, फिक्र ही नहीं करें, ठीक है। तो अब समझ लें कि अ, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। चलें अब आगे बढ़ते हैं। सर हमारे पास 3 टाइप, हाँ जी तो जी मेरा जी, क्या सवाल था कि जब हम रेपलेट में काम करेंगे, शेल में काम करते हैं ये लिनक्स पे, तो फिर हम इसकी कमांड क्लियर लिखेंगे, और अगर अगर हम VS कोड पे करें तो वही। VS, वो तो आप विंडोज पे ही देखें, VS कोड में आप काम कहाँ पे कर रही हैं, काम आप कर रही हैं VS कोड में विंडोज पे, तो वहां पे तो CLS ही लिखेंगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सही। विंडोज पे काम कर रहे हैं, विंडोज के शेल में CLS की कमांड से क्लियर होता है स्क्रीन। सर ये लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंस डिफरेंस करता है। डिफरेंस होता है, ये अब आप समझे, बिल्कुल एग्जैक्टली, जबरदस्त भाई, समझ गए, समझ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होती हैं कमांड्स, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड कुछ और होंगी, ठीक। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है। मैं बताऊं, देखें फंडामेंटल्स वही होंगे। देखें, इनपुट डिवाइसेस पे डेटा सेंड करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट की कमांड्स होंगी, आउटपुट डिवाइसेस पे डेटा को सेंड करने के लिए, उन पे दिखाने के लिए डेटा को कुछ ना कुछ आउटपुट्स की कमांड होगी, डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ कमांड्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा डेटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर करने के लिए कुछ कमांड्स होंगी। कॉन्सेप्ट वही होगा, पीछे सिर्फ कमांड्स चेंज होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है भाई, हो सकता है भाई विंडोज में जो आउटपुट डिवाइसेस पे डेटा सेंड करने के लिए उसकी कमांड टेम्प1 हो। अच्छा, लिनक्स में हो सकता है आउटपुट डिवाइसेस पे डेटा को सेंड करने के लिए उसकी कमांड टेम्प2 हो। लेकिन ठीक। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट हम्म। वही है जो हमने अभी पढ़ लिया है CS फंडामेंटल्स में, कि आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग इंजन लगा हुआ है CPU का, और उसके नीचे मेमोरी है। बस कमांड सेट डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आप ये देखें ना, सेंटेक्स डिफरेंट होता है। हम्म। हमने टाइप स्क्रिप्ट में कुछ और सिंटेक्स था, पाइथन में कुछ और है, हम्म। लेकिन काम सब जगह पर यही हो रहा है। हम्म। पाइथन में भी यही काम हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आउटपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू यानी प्रिंट के थ्रू वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूं, वेरिएबल्स बना रहा हूं। ये देखें, कंटेनर बना रहा हूं, वहां पे किसी और तरीके से हम वेरिएबल बना रहे थे टाइप स्क्रिप्ट में, यहाँ पे हम इस तरह से बना रहे हैं। है काम वही, सब चीजें वही हैं, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा सिंटेक्स का चेंज है, सही ठीक है, है, तो सही। आसानी होगी आपको इंशाल्लाह समझने में। इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम छोटे से 2 मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट नहीं, छोटे से 2 असाइनमेंट हैं जो आप लोग बना लेंगे, मुझे पता है। मैं इसलिए जल्दी से बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, पहली चीज ये है कि हमारे पास 3 टाइप की ये न्यूमेरिक टाइप्स हैं। इसमें जो न्यूमेरिक टाइप्स हैं, नंबर टाइप्स हैं, वो 3 टाइप के। जैसे वहां पर तो हम एक ही देते हैं ना नंबर टाइप, उसके अंदर हमारे पास फ्लोट यानी कि डेसिमल पॉइंट यानी कि जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो भी स्टोर होते हैं। यानी अगर हम टाइप स्क्रिप्ट की बात करें तो टाइप स्क्रिप्ट में तो यही होता है, खाली जी ए और कॉलन लेट लिखते हैं यहाँ पर आप, लेट ए, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर, और इसको फर्ज कर लें आपने 1 दे दिया, तो जो 1 है ये 1.0 भी यही हो जाता है। यानी कि इसको आप डेसिमल भी बना सकते हैं, और इसी लेट को जो है ना आप वो यानी कि इसमें आप डेसिमल यानी फ्रैक्शनल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल नंबर भी कर सकते हैं, और होल नंबर भी कर सकते हैं। यही पढ़े हैं ना हमने मैथ्स में 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक, बल्कि मास्टर्स तक यही पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं लेट बी और उसको देते हैं नंबर असाइन, और होल नंबर दे देते हैं यहाँ पर 8, लेट से। अभी मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हम टाइप स्क्रिप्ट में इसी तरह बनाते थे ना वेरिएबल। तो देखिए डेटा टाइप नंबर ही है, यहाँ पर भी डेटा टाइप क्या है, नंबर ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो यहाँ पे होल नंबर के लिए डेटा टाइप कहलाती है, उसको कहते हैं आईएनटी। होल नंबर के लिए जो डेटा टाइप होती है, या होल नंबर का जो डेटा होता है, उसकी जो डेटा टाइप होती है वो कहलाती है आईएनटी। और जो फ्रैक्शनल नंबर की डेटा टाइप होती है उसको कहते हैं, या डेसिमल नंबर की जो होती है उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं फ्लोट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, फ्लोट। एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो मैं नहीं करा रहा भाई, मैं नहीं कराऊंगा, वो जानबूझ के मैं नहीं करा रहा हूँ। वो भी होते हैं लेकिन वो मैं नहीं कराऊंगा, नहीं, वो आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम ये लिखेंगे कि हम एक और वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं टेम्प4। टेम्प4 बना रहे हैं, और उसमें हम डेटा स्टोर करा रहे हैं 2 पाई का डेटा 3.14, ठीक है। ये मैंने डेटा इसमें स्टोर कराया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, और एक और वेरिएबल बनाया मैंने टेम्प5। ये सारे वेरिएबल हैं, इसमें मैंने डेटा स्टोर कराया 4, ठीक है। तो मैंने ये 2 वेरिएबल बनाए न्यूमेरिक, एक बनाया डेसिमल पॉइंट के साथ। अगर मैं यहाँ पर अपने समझने के लिए यहाँ पर लिखूं कि ये मैंने बनाया डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल, ठीक है। और एक मैंने बनाया आपके पास होल नंबर के साथ वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल जो है होल नंबर के साथ बन गया। इसको मैं, चले मैं नंबर जरा दूसरा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में, 11 दे दिया इसको, ठीक है। अब आप आए जरा प्रिंट कराएं इसको, सॉरी, यहाँ पे आप इसकी टाइप प्रिंट करें। क्या प्रिंट करें कि आप प्रिंट करें सबसे पहले टेम्प4 की टाइप प्रिंट करें, देखें क्या प्रिंट होती है। तो टाइप के लिए यानी डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप है, उसके लिए आप क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं टाइप का, उसमें लिखते हैं टेम्प4, फिर प्रिंट कराएं आप। हाँ, यहाँ पे आप टाइप लिखेंगे टेम्प5, ठीक है। ये आपने लिख दी। अब आप जरा ये जरा प्रिंट कराएं, देखें अभी आपके सामने पूरा डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्या करूंगा, क्लियर की कमांड लिखूंगा। किसमें लिखते हैं ये कमांड, लिनक्स में। लिनक्स की कमांड क्लियर से क्या होता है, स्क्रीन क्लियर होती है सर, ठीक है जी। और जैसे विंडोज की कमांड होती है, सीएमडी में आता हूँ, और विंडोज में हम dir करते हैं तो क्या होता है, लिस्ट आ जाती है ना आपके पास, उस डायरेक्टरी में जहाँ खड़े होते हैं उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, वो सारी आ जाती है ना dir की कमांड से। तो इसी तरह से लिनक्स में क्या कमांड होती है, लिस्टिंग लेने के लिए फाइल्स और डायरेक्टरी, उसको कहते हैं एलएस। क्या कहते हैं, एलएस। एलएस से क्या होगा, लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ये देखें लिस्ट आ गई। यानी कि इस वक्त जिस पाथ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, उस पाथ पे 4 फाइलें हैं। main.piv खड़ा हुआ है, poetry.log खड़ी हुई है, pyproject.toml खड़ा हुआ है, और ये फाइल बनी हुई है। इन तीनों फाइलों को छेड़ना भी नहीं है आप लोगों को, कुछ करना नहीं भाई, खुदा के लिए कुछ नहीं करना। अब कमांड सिखा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है उनके साथ तफरी करना शुरू हो जाओ, बस नहीं, कुछ नहीं करना, बस जो कमांड सीख रहे हो बस उसको इसी पर्पस के लिए यूज करें। ls माइनस lrt करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पास ऑर्डर लिस्ट में आ जाती है, डायरेक्टरी लिस्ट इस तरह से आ जाती है। ls माइनस lrt से क्या होता है आपके पास, आप ये देखें कि आपके पास ये क्या हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ls माइनस lrt टाइम वाइज
असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिस्ट आ गई, ठीक है। ये एक हमारे पास फाइल ये है, एक फाइल ये है, एक फाइल ये, और सबसे लास्ट फाइल कौन सी जो मैंने एडिट की है वो टाइम स्टैम्प के साथ देखें ये आ गई इस वक्त। वहां पर 6 बज रहे हैं, जिस सर्वर से भी आई है वहां पर 6 बज रहे हैं, यहाँ पर 11 बज रहे हैं। तो ये डिफरेंस कितना हो गया, ये 5 घंटे का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब है ये यूके वगैरह की तरफ ये कहीं मशीन पड़ी, यूके सर, ये यूके। वहां का सर्वर, यूके की है ये मशीन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो डाटा हम जो काम कर रहे हैं यूके का सर्वर है किसी, उसके ऊपर वहां से भी इस वक्त हमें सेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करना है क्लाउड के अंदर भी। आपको पता नहीं होगा मशीन कहाँ पड़ी हुई है आपकी, आपने इसी तरीके से अंदाजा लगाना है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, मेन डॉट पी वाई में आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, पाइथन मेन अब देखें ऊपर की तो आपको चीजें समझ में आई हुई, यहाँ तक समझ में आया हुआ था, यहाँ तक तो ये हम यहाँ तक आ गए, ये तो आपको टाइम 3 तक तो समझ में आया हुआ था, ये पूरा आउटपुट वही है जो टाइम 3 तक था। अब ये जो नीचे तो जो दो प्रिंट किए हैं टाइम 4 का, देखें क्या आई टाइप, टाइम 4 की टाइप आई क्या, डेटा टाइप आई फ्लोट, यानी इसकी टाइप क्या है, टाइम 4 की फ्लोट है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये जो है टाइम 5, उसकी टाइप क्या आ रही है, उसकी इंटीजर आ रही है, क्योंकि मैंने होल नंबर कराया उसके अंदर स्टोर। तो इससे पता ये चला कि भाई पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जिस तरह टाइप स्क्रिप्ट में बड़ा फैंसी सा स्टाइल होता है ना, पहले लेट करेंगे ऐसे यूं करके, और फिर उसके बाद फिर ए लिखेंगे सर, फिर उसके बाद यूं कॉलन लगाएंगे, फिर हम नंबर लिखेंगे सर, फिर उसके बाद फिर हम इक्वल लगाएंगे, फिर जाके फिर हम ये जब लिखेंगे ना सर वेरिएबल बन जाएगा। और पाइथन ने कितना काम आसान कर दिया आपका, भाई वेरिएबल जो बनाना है लिखो, साथ में वैल्यू दो, बस खत्म, बस कहानी, ठीक है। इसलिए पाइथन आसान भी है और फास्ट है, ठीक है। इसमें बहुत कॉन्साइज होती है कोडिंग, बड़ी तेजी के साथ आप कोड करते हैं। जैसे अब आप देखें ना, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने में टाइप स्क्रिप्ट में और इसमें डिक्लेयर करने में कितना फर्क है। दोनों हालांकि इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर कितने कम वर्ड्स के अंदर और कितनी कम लाइनों में काम हो गया, कितनी कम चीजों में काम हो गया, कितनी कम एफर्ट में काम हो गया। लेकिन वही काम आप अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में करने जा रहे हैं तो आपको एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ रही है। इसलिए पाइथन की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि उसमें काम बहुत क्विकली होता है, ठीक है। तो लिनक्स और क्लाउड तो उसकी लैंग्वेज ही पाइथन है, ठीक है, और स्पेशली एआई में तो है ही पाइथन, ठीक है। तो पाइथन को सीखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइप स्क्रिप्ट को ना सीखें, भाई टाइप स्क्रिप्ट को भी सीख लेना यार, अल्लाह के बड़ी, कहीं मेरी बातों में ईमान ना ले आना, ठीक है। वो भी सीख लो, जो चीज आ रही है, स्किल आ रही है, सीख लो, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं, ये हमने फ्लोट डेटा टाइप भी कर ली और हमने इंटीजर को भी देख लिया कि इस तरह बनता है। बस जो वेरिएबल में जिस टाइप का आपने डेटा असाइन किया वो उसी टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, ये समझ लें बस बात, ठीक है। पर इसके आगे एक और बात की, हाँ बोलें, बताएं। अंसार शेख का सवाल है कि पाइथन से वेबसाइट बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती मेरे भाई, कौन है ये, है कौन, पहले तो आ जाए मेरे सामने। अच्छा, क्यों अंसार नहीं बन सकती भाईजान, बिल्कुल बन सकती है। पाइथन के बड़े अच्छे फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, जैसे फ्लास्क का फ्रेमवर्क मौजूद है, इसके अलावा स्ट्रीमलिट है, यार कहाँ चला गया, स्ट्रीमलिट, स्ट्रीमलिट है, इसके अलावा एक और है, क्या नाम है, बहुत मशहूर है यार, जेंगो अपना, यार ये वाला जेंगो नहीं, लियारी वाला जेंगो नहीं भाई, ये वाला जेंगो, जी 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 बिल्कुल, ये देखें, इनको सबा को पता है ये आप, मुझे लग रहा है आप कंप्यूटर साइंस किया तो स्टूडेंट है, सही है। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो पाइथन के अंदर बने हुए हैं भाई, ये वेब फ्रेमवर्क है, इनसे इतनी क्विकली वेबसाइट बनती है जितनी आप टाइप स्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस में भी नहीं बना पाएंगे, इतनी क्विकली बनती है भाईजान, ठीक है। वाह ग्रेट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से किया हुआ है मैडम आपने, जबरदस्त, वेल डन। तो हमारे पास तरीका ये है कि पाइथन इजी है, ठीक है, पाइथन इज फॉर एवरीवन, और बड़ी कॉन्साइज लैंग्वेज है, यानी कि जो काम हमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस और हंड्रेड्स ऑफ लाइंस में करना पड़ता है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हो सकता है यहाँ पर काम एक लाइन में ही हो जाए वो। तो ये ज्यादा सही है करना है, या उन लैंग्वेजेस को भी करना सही है, ठीक है। आप उन लैंग्वेजेस को भी सीखें जहाँ पर पाइथन यूज हो रही है, जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा है, वहाँ पे फिर पाइथन से ही काम लें, वहाँ पे फिर टाइप स्क्रिप्ट से काम ना लेना, ठीक है। अगर आप एआई पे काम कर रहे हैं, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस पर पाइथन को यूज करें, क्योंकि पाइथन में बड़ी एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज मौजूद हैं। और अगर आप वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल बन जाएगी वेबसाइट भी, और बहुत अच्छी वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारे काम है जो हो सकते हैं पाइथन में। अच्छा, अब आ जाए जी एक छोटा सा असाइनमेंट, छोटा, अच्छा नहीं,
एक चीज बस मैं बता दूं, उसके बाद बस हम फिर एंड करते हैं। वो ये है कि यहां तक तो आपने ये अभी तक यही सीखा है कि ये, यहां तक तो भी आपने यही सीखा है कि ये आउटपुट स्टेटमेंट है, प्रिंट, जिससे कि चीजें प्रिंट हो जाती हैं। लेकिन हम तो इनपुट भी तो लेनी है हमें भाई, प्रोग्राम में हमें इनपुट भी चाहिए ना। हम इनपुट कैसे लेंगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इनपुट का फंक्शन है, उससे हम इनपुट ले लेंगे। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा, उसका जवाब आपने देना है कि जब हम फर्ज करें मैं एक इनपुट लेना चाह रहा हूँ टेम्प में, टेम्प 6 ले रहा हूँ एक वेरिएबल, टेम्प 6, उसमें मैं इनपुट लेता हूँ एंटर योर फुल नेम। ठीक है जी। अच्छा जी, इनपुट के लिए क्या होगा कि जैसे ही मैंने इनपुट का फंक्शन यूज होता है, इससे इनपुट आ जाती है, बस सिंपल। अभी रन करते हैं आपके सामने। सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे? बताएं भाई जरा जल्दी से, कौन सी कमांड यूज करेंगे? CLS, क्लियर। क्लियर, और स्क्रीन हो गई क्लियर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, लिखते हैं रन करने के लिए क्या करेंगे, पाइथन स्पेस मेन डॉट main.py। पी वाई, पी वाई, पी वाई। अब ये देखें, ये वो तो जो आउटपुट ऊपर वहां पे प्रिंट होनी थी, वहां पे प्रिंट हो गई। अब ये मेरे पास क्या आ गया, इनपुट डिवाइस में मैसेज गया। इनपुट डिवाइस कौन सी है मेरी? मेरा कंसोल, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट या मेरा मॉनिटर, ये है मेरी इनपुट डिवाइस। यहाँ पर आया मैसेज कि कीबोर्ड से इनपुट लेनी है। क्या इनपुट लेनी है? एंटर योर फुल नेम। मैंने लिखा जनाब अपना फुल नेम। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद ये वेरिएबल इनपुट क्या करेगा, मेरे से इनपुट लेगा, और जब मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन, ये जो भी मैंने इनपुट किया है उसको ये क्या करेगा, एक वेरिएबल को असाइन कर देगा, एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर देगा, एक कंटेनर को ट्रांसफर कर देगा। यहां पे जो भी मैंने इनपुट लिया है वो डेटा कहां पे स्टोर हो जाएगा, वो टेम्प 6 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं करके देखते हैं। मैं फिर प्रिंट कराता हूं टेम्प 6 को, देखते हैं टेम्प 6 में क्या स्टोर होता है। और नीचे टेम्प 6 की ना टाइप भी प्रिंट कराते हैं कि ये किस टाइप का इसमें डेटा स्टोर हो रहा है। तो टाइप प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, टाइप और टेम्प 6, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि टेम्प 6 की डेटा टाइप क्या है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो इनपुट का फंक्शन है, ये जब इनपुट लेता है किसी भी डेटा को, तो ये किस टाइप का इनपुट लेके रिटर्न करता है। तो इनपुट का फंक्शन मैं आपको बता देता हूं, ये स्ट्रिंग टाइप की इनपुट लेता है। यानी यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी आप इनपुट करें, बेशक नंबर भी करें, तो उसको ये स्ट्रिंग टाइप में ही लेगा। उसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको फिर क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जो भी हमें डिजायर्ड डेटा टाइप में डेटा चाहिए, अगर हमें नंबर में चाहिए तो नंबर में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको चलाया, इसको रन किया। क्योंकि मैंने पहले प्रोग्राम सेव नहीं किया हुआ था, अब मैंने सेव किया। ये चेंजेस मैंने अभी किए, ये वाली चेंजेस मैंने अभी किए। ठीक है, मैं दोबारा प्रोग्राम को चलाता हूँ। ये आया मेरे पास, देखें ये क्या प्रिंट हुआ स्क्रीन पे, यासिर मिराज प्रिंट हो गया। प्रिंट टेम्प 6 को मैंने जब प्रिंट किया तो उसने क्या प्रिंट किया, यासिर मिराज। इनपुट क्या लिया था उसने, यहाँ पर एंटर फुल नेम में इनपुट लिया था, यहाँ पे मेरा नाम मैंने इनपुट दिया, फुल नेम। उसके बाद ये इनपुट उसने असाइन किसको कर दी, एक वेरिएबल टेम्प 6 को कर दी। और टेम्प 6 को जब मैंने प्रिंट कराया तो उसने टेम्प 6 का डेटा प्रिंट किया। और टेम्प 6 की जब मैंने टाइप प्रिंट की तो उसने क्या प्रिंट की, STR। STR का मतलब है स्ट्रिंग डेटा टाइप, INT का मतलब है इंटीजर डेटा टाइप, F फ्लोट का मतलब है कौन सी डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, यानी कि डेसिमल वाली, फ्रैक्शनल नंबर वाली। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, फिर क्या होता है, ये तो हो गया इनपुट का फंक्शन। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इनपुट, मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, तो अगर फर्ज करें मैंने नंबर इनपुट लेना है, न्यूमेरिक इनपुट लेना है, तो मैं क्या न्यूमेरिक नहीं ले सकता है, क्योंकि ये तो मेरे को हमेशा रिटर्न ही स्ट्रिंग करेगा इनपुट का फंक्शन। तो मैं जब भी इनपुट लूंगा स्ट्रिंग लूंगा। अब फर्ज करें मैंने अगर लेना है कि भाई एंटर, एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी लेना चाह रहा हूँ, उसका मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम लिया सैलरी। एक एम्प्लॉय है, मैं एक पेरोल डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। वहाँ पे मैं लोगों की सैलरीज का प्रोग्रामर हूँ, सैलरीज बनाता हूँ और उनको कंप्यूट करता हूँ, और उसके बाद उसका पेरोल सारे जनरेट करके एम्प्लॉयज का, और उनको फिर बैंक्स के थ्रू जो है ना डेटा ट्रांसफर होता है मेरे प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, वो बैंक्स में डेटा ट्रांसफर होता है उनके अकाउंट्स के अंदर। तो अब मैं, अगर मैंने उनकी सैलरी प्रोसेस करनी है तो मुझे तो न्यूमेरिक डेटा चाहिए ना, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर एंटर योर सैलरी, तो ये तो डेटा न्यूमेरिक में होना चाहिए, क्योंकि सैलरी तो नंबर्स में होती है और सैलरी पे कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है हमने, तो कंप्यूटेशन स्ट्रिंग पे तो हो ही नहीं सकती नंबर वाली। तो उसके लिए क्या किया जाता है,
कि जो भी इनपुट आपके पास आ रही है वो किस में आ रही है, वो किस में आ रही है, वो आ रही है आपके पास स्ट्रिंग के अंदर। उसको आप कन्वर्ट करते हैं, ये फंक्शंस होते हैं आईएनटी के। चले इनको मैं अलग से लेके दिखाता हूँ। इनपुट लिया तो ये डेटा किस में आया, आपके पास सैलरी में आया, यानी कि स्ट्रिंग में आया। अब इस स्ट्रिंग को मैंने को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूमेरिक में। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी इज इक्वल टू INT सैलरी। यहां पे अगर मैं टाइप प्रिंट करता हूं सैलरी की, तो क्या प्रिंट होगी, यहां पे सैलरी की टाइप प्रिंट होगी ठीक है, यहां पे टाइप प्रिंट होगी सैलरी की स्ट्रिंग। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे टाइप ऑफ सैलरी क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि इनपुट जो रिटर्न करता है डेटा टाइप, ये जो इनपुट रिटर्न करता है, इनपुट रिटर्न्स स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा। तो सैलरी की, अब हमें पता है जिस टाइप का डेटा असाइन होता है किसी वेरिएबल में, पाइथन का ये बिहेवियर है कि उसी टाइप का वेरिएबल बनाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, वेरिएबल इज इक्वल टू सैलरी। ये क्या है, इसकी सैलरी की टाइप STR है। कहां पर है, यहाँ पर, यहां तक, यहाँ पे सैलरी प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे भी STR है। अब यहाँ पे क्या है सैलरी की टाइप, यहाँ पे INT हो गई, जहां पे मैंने कन्वर्ट किया सैलरी को, जो मैंने ली उसकी सैलरी, उसको मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सैलरी को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहां प्रिंट होगा। अच्छा, अब हम सैलरी को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे सैलरी की टाइप प्रिंट कराते हैं कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, ये होगी। अच्छा, ये चीज समझ आई। अच्छा, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी की टाइप क्या है, ये हमारे को हीटर बता रहा है। ये सैलरी की टाइप STR है, स्ट्रिंग, STR का मतलब स्ट्रिंग है। यहाँ पे मुझे खुद बता रहा है कि सैलरी की टाइप क्या है, STR यहाँ तक है, लेकिन जब कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर आया तो अब क्या हो गया, अब INT हुई। देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, यहाँ अंदर इवन ब्रैकेट तक में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ तो अभी उसको हमने इसको इनपुट दिया ना, INT को इनपुट दिया है, INT कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, स्ट्रिंग को इंटीजर में, ठीक है। अब ये इंटीजर हुआ, अब मैं इसकी टाइप यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, INT। इसका मतलब है कि पाइथन में जो वेरिएबल है उनको आप एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है मुझे, अगर फर्ज करें इसी सैलरी को, ये तो मैंने INT में कन्वर्ट किया ना, अगर मैं इसे, मुझे इसी सैलरी को अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कर सकता हूं फ्लोट में कन्वर्ट। कैसे करूंगा, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट सैलरी टू फ्लोट, डेसिमल में, क्योंकि नॉर्मली जो पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं, आपके पास होल नंबर में थोड़ी आते हैं। अब वो इतना इंटेलिजेंट है कि मैंने जब ऊपर कमेंट दिया ना, उसने खुद ही मेरे को आगे सेंटेक्स भी प्रिंट करके दे दिया पाइथन का, कि ये सेंटेक्स आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। वो जाहिर है जनरेटिव AI पीछे काम कर रही है इसकी भी, तो उसने खुद ही लिख के दे दिया सेंटेक्स, ठीक है। ये काम हम करना चाह रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब हम सैलरी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, अब हम सैलरी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्लोट में, क्योंकि मेरे को डेसिमल पॉइंट में सैलरी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट, और आगे सैलरी जो भी हमने इनपुट ली है वो। और अब देखें पहले सैलरी किस में थी, क्योंकि लास्ट सैलरी जो थी वो इंटीजर में कन्वर्ट हुई। अब मैं कह रहा हूं नहीं, इंटीजर से भी फ्लोट में जाओ, तो अब ये किस में आ गई, देखें यहाँ पर क्या टाइप आ रही है, शो करेगा आपको फ्लोट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आप प्रिंट कराएं इसकी टाइप, ये आ गई, क्या आई टाइप, अब आ गई फ्लोट, आप, ठीक है, सॉरी, फ्लोट नहीं, यहाँ पे टाइप प्रिंट करेंगे। अब क्या है, अब जरा इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं, ठीक है। मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं, उसके लिए क्या लिखेंगे, क्लियर। लिनक्स का प्रॉम्प्ट है तो क्लियर लिखेंगे, क्लियर हो गई स्क्रीन। अब मैं चलाता हूं पाइथन मेन डॉट py। अब आगे मेरे पास एंटर, माय गॉड, एंटर योर फुल नेम, चले मैं दे देता हूँ, यस, ठीक है। फिर मुझसे क्या पूछ रहा है, देखें वो जब मैंने
एंटर योर नेम दिया, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया temp6 को, temp6 की टाइप प्रिंट हुई str प्रिंट हुई, ये वो इसकी वजह से प्रिंट हो रही है। ठीक है, पहले वो str का डेटा उसने temp6 का डेटा प्रिंट किया यासिर, फिर उसके बाद temp6 की डेटा टाइप को प्रिंट किया कि उसकी डेटा टाइप क्या है, str स्ट्रिंग है। अब वो इस लाइन पर आया, इस लाइन पर आया तो फिर क्या है, एंटर योर सैलरी, वो यही मुझसे मांग रहा है एंटर योर सैलरी। मैंने दिया जी मेरी सैलरी कितनी है, फर्ज करें 20,000। सर सैलरी होनी चाहिए। ठीक है जी, 20,000 है। ठीक है, 20,000 मैंने सैलरी लिखी, एंटर करूंगा तो क्या होगा कि ये स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग इस सैलरी में स्टोर होगा। मैं जब इसकी टाइप यहाँ पे चेक करूंगा तो क्या आएगी, str आएगी। फिर उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, इंटीजर में, और यहाँ पे लेकर आऊंगा, और फिर जब टाइप प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगी, इंटीजर। फिर इसी सैलरी को जो मैंने इनपुट ली है इंटीजर में कन्वर्ट करके, उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा, यानी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूंगा, और वो सैलरी असाइन कर दूंगा इसी सैलरी वेरिएबल को। फिर इसकी टाइप प्रिंट कराऊंगा, देखें क्या प्रिंट होगी। ठीक है, देखें सबसे पहले मैंने जो इनपुट लिया एंटर योर सैलरी, वो आई सैलरी, यानी किसमें आई, वो स्ट्रिंग के अंदर str में। तो यहाँ पे क्या टाइप प्रिंट हुई, टाइप ऑफ सैलरी str। फिर मैंने इसी सैलरी को कन्वर्ट किया किसके अंदर, एज अ इंटीजर कन्वर्ट किया और सैलरी में लेकर गया, तो इसकी क्या टाइप प्रिंट हुई, फिर मैंने टाइप प्रिंट कराई, वो इंटीजर प्रिंट हुई। फिर मैंने इसी सैलरी को फ्लोट में लेकर गया, ये फ्लोट में कन्वर्ट कराया। अब इसकी जब मैंने टाइप प्रिंट कराई तो क्या टाइप प्रिंट हुई, फ्लोट। तो इसका मतलब ये है कि जो पाइथन में वेरिएबल जितने भी हैं उनको आप एक दूसरे में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप एबीसी को लिखें यहाँ पर, यानी कि डेटा अगर आप ये लिखें, फर्ज करें आपने यहाँ पे लिखा डेटा, थोड़ा सेंसिबल प्रोग्रामर ये डिमांड आपसे करता है कि सेंसिबल प्रोग्रामर है मेरे। कैसे, फर्ज करें आपने लिखा यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम लिखा temp7 सॉरी temp7 बनाया, उसमें लिखा आपने हेलो वर्ल्ड, हेलो 5 हेलो। ठीक है, और अब आप यहाँ पर आए, आपने कहा कि जी मैं temp7 को जो है ना क्या कर रहा हूं, मैं INT में कन्वर्ट करता हूं। मुझे ये बताएं ये प्रोग्राम चल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में? ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ये HELO, ये तो स्ट्रिंग है ना, ये तो करेक्टर है, ये कभी भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जो कन्वर्टेबल्स हैं, यानी कि अगर ये प्योर इंटीजर होता, यानी अगर मैं ये स्ट्रिंग ऐसे लेता तो ये कन्वर्ट हो जाता, INT में भी हो जाता और ये फ्लोट में भी हो जाता। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर दूसरे करेक्टर्स भी आ गए तो अब ये कन्वर्ट नहीं होगा। अब चला के देख लें प्रोग्राम, अभी एरर आ जाएगा। कैसे चलाएंगे, पाइथन main.py। ठीक है, अच्छा ये एरर क्यों नहीं आया, मैं अभी आपको बताता हूँ। आएगा एरर जब ये अब जब मैं इसको दूंगा ना 20,000, अब आएगा एरर। जब वो इस लाइन पे पहुंचेगा तो आएगा। इससे एक चीज और भी ड्राइव हो रही है, ये देखें एरर आ गया एरर। क्या आया, इनवैलिड लिटरल फॉर INT विद बेस 10 5 हेलो। उसने बिल्कुल एग्जैक्ट वो बताया कि यार ये ना इनवैलिड लिटरल है, ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा पहले उसने सारी चीजें प्रिंट कर दी, ले ली, क्यों, क्योंकि देखें पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें जो इसका कंपाइलर है या जो इसको समझ लें जो इसके प्रोग्राम को रन करता है, वो उसका नाम है इंटरप्रेटर। क्या नाम है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो नॉर्मल इंटरप्रेटर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, प्रेसिडेंट्स के साथ फर्ज करें वो आता है ना हमारे पास चाइनीज प्रेसिडेंट, उसको तो इंग्लिश नहीं आती, तो ये हमारे जो पाकिस्तानी जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो उसके साथ बात करते हैं तो वो साथ में क्या बिठाते हैं, इंटरप्रेटर बिठाते हैं। वो क्या करते हैं इंटरप्रेटर, वो इनकी बात सुनते हैं, एक एक लाइन सुनते हैं, और वही एक एक लाइन उनको कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह उनका इंटरप्रेटर बैठा होता है, वो इनकी बात सुनता है, एक एक लाइन वो उनको कम्युनिकेट करता है। तो इंटरप्रेटर का जहां पे भी वर्ड यूज हो कंप्यूटिंग के अंदर, आप समझ जाना एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन है, प्रोग्राम चलेगा, लेकिन जिस लाइन पर एरर होगा ना उस लाइन पर एरर देगा। उसके ऊपर जितनी भी लाइनें वैलिड होंगी उन सबको वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो यही डिफरेंस है इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में। इसमें इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि वो पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा रीड करके, और जहां जिस लाइन पे एरर होगा ना वो सारे एरर एक साथ दिखा देगा आपको, वो प्रोग्राम को रन ही नहीं करने देगा। कंपाइलर कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर क्या काम करता है, एज अ होल पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, और उसके अंदर जहां जहां पे एरर होते हैं आपको उसी वक्त शो कर देता है, वो प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो एक एक लाइन को रीड करेगा, और जिस लाइन पे एरर होगा उस लाइन पे ही बस आपको एरर शो करेगा, ऊपर का प्रोग्राम वो चला देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा।
इसीलिए पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उसका इंटरप्रेटर होता है, उसका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है वो इंटरप्रिटेशन करता है, वो इंटरप्रेट करता है, ठीक है, और वो लाइन बाय लाइन चलाता है प्रोग्राम को। तो जिस लाइन पे एरर होगा उसी लाइन पे आगे प्रोग्राम आपका हॉल्ट होगा या रुकेगा, ठीक है। इसके अलावा ऊपर की लाइंस में एरर नहीं है तो ऊपर की लाइंस को वो चला देगा ऐसे ही, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर की लाइंस रन हो गई, और जिस लाइन पे मसला था, इस लाइन पे मसला था, उसने उसी लाइन पे प्रोग्राम को जो है ना वो एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, सवाल है कि इसको सही भी तो करना है हमने। तो इसको मैं, अगर मैं यहाँ से ये कैरेक्टर खत्म कर दूं, खाली इसको मैं स्ट्रिंग वाला 5 रख दूं, तो क्या अब ये प्रोग्राम चल जाएगा, अब ये प्रोग्राम चलेगा, अब ये प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि 5 एज अ 5 जो है, अगर वो स्ट्रिंग भी है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई दूसरे कैरेक्टर होंगे, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर होंगे, तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इस प्रोग्राम को दोबारा चला के देखते हैं, क्लियर करें स्क्रीन को। पाइथन मेन डॉट पी वाई, ठीक है। यासिर दिया मैंने नाम, सैलरी दी मैंने 20,000। देखें ये प्रोग्राम चल गया, ये प्रोग्राम क्या हो गया, प्रोग्राम चल गया, उसने कोई एरर नहीं दिया। वरना पहले क्या था, इस लाइन पर वो आपको एरर दे रहा था, अब वो प्रोग्राम पूरा चल गया। वजह क्या हुई, उसने 5 को कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराएं, किसकी टाइप को प्रिंट कराएं, प्रिंट कराएं आप किसकी टाइप को प्रिंट करेंगे, temp7, इसकी टाइप को जरा प्रिंट करा के देखें, अभी आपको पता चल जाए। क्लियर करें दोबारा से, क्या प्रिंट होगी इसकी टाइप प्रिंट होगी INT। यासिर 20,000, देखें इसकी टाइप लास्ट वाले की क्या प्रिंट हुई, इसकी क्या टाइप प्रिंट हुई, इसकी टाइप प्रिंट हुई INT, यानी कि वो लिया तो हमने स्ट्रिंग में था, लेकिन चूंकि नंबर था तो वो कन्वर्ट हो गया। यहां तक वो ये यहां तक क्या था, देखें यहाँ पे अभी आएगा प्रिंट, यहां तक इसकी टाइप क्या है, लिटरल 5 ले रहा है ये वेरिएबल, यानी कि स्ट्रिंग को ही ले रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इसकी टाइप क्या हो गई, यहाँ पे इसकी टाइप चेंज हो गई, यहाँ पे टाइप इसकी क्या हो गई, INT हो गई, यहाँ पे इसकी टाइप क्या थी, लिटरल 5 यानी कि स्ट्रिंग ही, ठीक है। तो ये है जो पाइथन का आज तक का प्रोग्राम था, इसमें हमने 3-4 चीजें देख ली भाई। एक तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना देख लिया, मल्टी लाइन कमेंट कैसे देते हैं वो देख लिए, सिंगल लाइन कमेंट कैसे देते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इसके अलावा एक दूसरी टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इंटीजर को फ्लोट, फ्लोट को इंटीजर बनाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, ये आपने देख लिया। इनपुट स्टेटमेंट देख ली कि इनपुट कैसे लेते हैं, प्रोग्राम में इनपुट लेनी हो तो वो कैसे लेंगे, और इनपुट हमेशा आपको स्ट्रिंग वेरिएबल देगी, स्ट्रिंग डेटा देगी, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप फर्ज करें न्यूमेरिक डेटा लेना चाहते हैं तो वो पहले स्ट्रिंग एज ए इनपुट आएगा, उसको फिर आप कन्वर्ट करेंगे अपनी डिजायर्ड डेटा टाइप में, फिर उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये है जो कि पाइथन में था। तो अब इसका एक अदद जो है वो मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, 2 काम करने हैं आप लोग, ठीक है। बहुत छोटा सा असाइनमेंट है लेकिन आप लोग बन जाओगे। आपने करना है ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, एक इनपुट लेनी है और एक रजिस्ट्रेशन, जैसे बायोडाटा लेते हैं ना, फर्ज करें आप एक लेट से एक आप स्कूल के अंदर हैं, आपने एक एकेडमिक बल्कि यूनिवर्सिटी में है, और वहां पर आप एक स्टूडेंट का बायोडाटा ले रहे हैं। तो स्टूडेंट का बायोडाटा कैसे लेंगे कि जी उसमें क्या क्या आएगा, स्टूडेंट नेम आएगा, प्रिंट होना चाहिए, स्टूडेंट नेम, नेम की इनपुट होगी, स्टूडेंट नेम होगा, इनपुट लेंगे आप, इनपुट लेंगे क्या क्या, स्टूडेंट नेम, इनपुट लेंगे स्टूडेंट की क्लास, इनपुट लेंगे आप स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर, ठीक है, ये आप इनपुट लेंगे, और इनपुट लेंगे स्टूडेंट का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, ये आप इनपुट लेंगे। ये 4 चीजें इनपुट लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्टूडेंट का बायोडाटा बन जाएगा। इसको आपने इनपुट लेना है और स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। क्या करना है, इनपुट लेना है, टेक इनपुट, और वेरिएबल में लेना है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगे, इनपुट एंड प्रिंट आउटपुट, ये करना है। पहला काम तो ये, ठीक है। सेकंड काम आपने ये करना है कि आप सपोज करें एक बैंकिंग इंडस्ट्री में है और वहां पर आपने पेरोल बनाना है, पेरोल सिस्टम, यानी पेरोल में क्या क्या चीजें होती हैं, पेरोल में 2 चीजें होती हैं। नंबर 1,
पेरोल में आपकी सैलरी होती है बेसिक सैलरी। फॉर्मूला बता देता हूं, जो आप नेट सैलरी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, नेट सैलरी इज इक्वल टू आपकी बेसिक सैलरी माइनस डिडक्शंस। ठीक है, नेट सैलरी माइनस डिडक्शंस, ठीक है, प्लस अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस हैं, ये अलाउंसेस लेने के बाद इनको प्लस किया, फिर आपने क्या किया, फिर जो नेट सैलरी आई उसमें से, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं लेकिन ये आपने इसको यूज करते हुए करना है काम। नेट सैलरी इज इक्वल टू क्या किया, अब आपने क्या किया कि आपके पास जो भी नेट सैलरी थी, जो भी वैल्यू थी नेट सैलरी की, उसमें से माइनस कर दी डिडक्शंस। ठीक है, उसमें से डिडक्शंस को माइनस की, तो अब जो आ गई वो आपके पास क्या आ गई, फाइनल सैलरी आ गई, जो टेक होम वाली सैलरी, यानी कि इसको कहेंगे आप, ये आपकी टेक होम सैलरी होगी। ठीक है जी, आपने ये टेक होम सैलरी प्रिंट करानी, ये काम करना है, सिंपल प्रिंट करना है इस टेक होम सैलरी को। सही है, फर्ज करें आप किसी एक एचआर डिपार्टमेंट के प्रोग्रामर हैं, उन्होंने एचआर वालों ने आपको प्रोग्राम दिया है, भाई ये पेरोल एम्प्लॉय पेरोल प्रोग्राम बनाना है। आप क्या करना है, एम्प्लॉय पेरोल प्रोग्राम। क्या करेगा एम्प्लॉय पेरोल प्रोग्राम, पेरोल प्रोग्राम ये करेगा, तीन चीजें आपसे इनपुट लेगा। नंबर वन, एंटर एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी लेगा, एंटर एम्प्लॉय की इसकी डिडक्शंस लेगा आपसे, एंटर एम्प्लॉय लेगा, अलाउंसेस क्या क्या है। ठीक है, ये लिए उसने अलाउंसेस लेने के बाद, उसके बाद फिर आपका ये तीनों वेरिएबल में ये इनपुट ले लेगा, एक एक वेरिएबल में ले लेंगे इनपुट, और उसके बाद आपने ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और फाइनल आपने क्या प्रिंट करानी है, उसकी सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है। तो ये आपने प्रोग्राम बनाने हैं दो, एक स्टूडेंट के बायोडाटा का प्रोग्राम बनाना है, उसको इनपुट आउटपुट लेके प्रिंट कराना है, और दूसरा आपने पेरोल का प्रोग्राम। ठीक है, ये दो प्रोग्राम आपने पाइथन में मुझे बना के देना। ठीक है, और उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए भाईजान। ये प्रोग्राम में नंबर माइनस हो जाएंगे, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेड, इसी तरह से अपना नाम लिखें, अपना डेट लिखें, प्रोग्राम की पर्पस क्या है प्रोग्राम का, तो सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम बना लें। जरूरी नहीं है सारे प्रोग्राम मेन में ही बना रहे हैं भाई, एक और फाइल भी बन जाएगी यार यहाँ पर। कैसे बनेगी, एक न्यू फाइल बना लें, उसका नाम रख लें स्टूडेंट डॉट पी वाई, एक और फाइल बनाएं, उसका नाम रख लें पेरोल, सॉरी पेरोल डॉट पी वाई। ये दो फाइलें बन गई। स्टूडेंट वाली फाइल के अंदर आप स्टूडेंट का काम कर लें, जो आपने स्टूडेंट का लेना है, इनपुट लें उसका डेटा और उसको प्रिंट करें। पेरोल वाली फाइल के अंदर आप एम्प्लॉय का डेटा लें और उसको प्रिंट करें, कंप्यूट करके उसका पेरोल। तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई सबको। सर सर किंजा कह रही है कि उनको समझ नहीं आया लास्ट वाला। पेरोल वाला नहीं समझ में आया, देखें बहुत सिंपल है, आप ये देखें, बहुत ही सिंपल है, देखें पेरोल यही तो चीज। पेरोल से पहले वाला मेरे ख्याल से असाइनमेंट नहीं, उससे पहले से ही कह रही हैं तो। क्या नहीं समझ में आया आपको, बताएं, किंजा बताएं, मैं पूछें आपको हाँ, किंजा अनम्यूट अनम्यूट करें, कर देती अनम्यूट हूँ। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें भाई, अनम्यूट करें, ये तो समझाना बहुत जरूरी है। किंजा आज बोलिए। हम लोग आज हम लोग जो है ना भाई, देखें आगे इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, और काफी टाइम हो चुका है, अब हम लोगों को कुछ और भी काम करने हैं। तो अगला जो सेशन है एआई वाला, वो पहले हम एआई वाला एमएस बिल्ड वाला कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सर ये सिद्रा हसन भी पूछ रही है कि ये फाइल शेयर कैसे करेंगे यहाँ से। यहाँ से फाइल कैसे शेयर करेंगे, ये भी आसान है, यहाँ से शेयरिंग का ऑप्शन है ना, देखें ना यार, ये तो एक्सप्लोर करें ना खुद भी, देखें, एक मिनट रुकिएगा। एक तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं, और सेव करके अपने पास डाउनलोड कर लें, यहाँ पे ऑप्शन है इसका। है यहाँ पर ऑप्शन है, नीचे है कहीं पे, हाँ यहाँ से भी, यहाँ से डाउनलोड कर लें, आपके पास पूरा फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, कोई आपने लोकल डिस्क पे बनाई हुई फाइल, उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। कोई पाइथन की फाइल लोकल अपने डिस्क पे अपने सिस्टम पे बनाई हुई है, यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और भेज सकते हैं किसी को भी जिप करके, चली जाएगी उसके पास, शेयर हो जाएगी यहाँ से। और बोले,
सर ये आगे बताएं। असाइनमेंट जो है जूम इन कर दें ताकि वो कह रहे हैं हम स्क्रीनशॉट ले लें। ये वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, सब चीजें आपको रिकॉर्डिंग पे मिल जाएगी। ये रहा असाइनमेंट। वैसे तो ये सारा आपको ये बंद बहुत कर दें सिंपल सा फोन। प्रोग्राम है। और अब आप जरा जरा इनको बताएं, मैडम किंजा का बताएं, उनको क्यों हाँ नहीं समझ में किंजा आ को रहा, क्या मैंने नहीं आपको समझ अनम्यूट किया था, रुके मैं दोबारा अनम्यूट करती हूँ। किंजा आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है। आप पूछें, क्या सवाल है, पूछें। सर वो सैलरी वाला मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, वो आपने किस तरह से चेंज किया है उनकी वैल्यूज वगैरह वो। देखें, मैं बता देता हूँ सिंपल। देखें, जब भी आप ये देखें, जब भी हमारी सैलरी कैलकुलेट होती है ना, उसमें तीन चीजें आती हैं इनपुट। बेसिक सैलरी लेते हैं, वो हमसे बोलते हैं बेसिक सैलरी इनपुट करें। उसके बाद हमसे वो लेते हैं क्या कि आपके अलाउंसेस क्या क्या मिल रहे हैं। जैसे फर्ज करें आपको पेट्रोल मिल रहा है जी, 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, उसके कुछ पैसे होंगे ना 100 लीटर पेट्रोल के, वो आपका अलाउंस कहलाएगा। जैसे कि लेट से आपको जी 300 कॉलें फ्री मिल रही हैं, कॉल्स फ्री मिल रही हैं आपको मोबाइल की, तो वो इसमें इनपुट हम्म। हो जाएगा अलाउंस में। जैसे फर्ज करें 100 लीटर पेट्रोल मिलता है उनको, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनको क्या हो गया, जैसे जैसे जी लेट से 25,000 उनको उनका अलाउंस हो गया। ठीक है। अच्छा, बेसिक सैलरी है, चलें जी, बेसिक सैलरी उनकी हो गई जी, लेट से 40,000 उनकी बेसिक सैलरी हो गई। सही। ठीक है। तो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस 25,000 ये ऐड होके उनकी क्या बन जाएगी इस वक्त? नेट सैलरी ये बन जाएगी। नेट सैलरी में जी उन्होंने 2 लाख रुपए लोन्स भी तो लिए हुए, तो उसकी किस्त कटेगी, वो डिडक्शन में आ जाएगा। तो वो डिडक्शन में कैसे आएगा? वो जो उनकी डिडक्शन होगी, जैसे लेट से कि 10,000 पर मंथ उनकी डिडक्शन हो रही है। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, बेसिक सैलरी और अलाउंसेस को ऐड करेंगे, उसमें से माइनस किसको करेंगे हम? डिडक्शन को। तो क्या बन जाएगी हमारी फाइनल टेक होम सैलरी बन जाएगी। तो वो टेक होम सैलरी हमने प्रिंट करनी है, सिंपल। यही पेरोल में सही। होता है। ठीक है सर। पेरोल का प्रोग्राम कहीं पर भी होगा, उसके अंदर यही चार कैलकुलेशन हो रही होंगी, इसके अलावा कोई बाहर नहीं होगी कैलकुलेशन। ओके सर ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। गुड, 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 वेरी गुड, थैंक यू। सर ये गुलाम हुसैन कह रहे कि यासिर भाई सिर्फ ये बता दें कि ये रेपलिट की विंडो पे कैसे आएंगे। अल्लाह अकबर, ये रेपलेट की विंडो के लिए आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, क्लास 4 देखी है? उसके अंदर आप क्लास 4 में खाली यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे रेपलेट, ये सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं। अगर आप सिर्फ देख लेंगे ना, तो अभी हमारा टाइम बच जाएगा। आप सिर्फ उसमें जाके देख लें, क्लास 4 में एंड में पूरा बताया हुआ है, लॉग इन करके, साइन अप करके, हर चीज करके दिखाएगी। रेपलेट लिख के आ जाए बस। यहाँ पे आएंगे अभी, क्योंकि मैं अपने आईडी से लॉग इन हूँ, तो वो मेरे आईडी से डायरेक्ट लॉग इन हो गया। वरना आपके पास वो आपसे साइन अप मांगेगा, जैसे फेसबुक में करते हैं ना लॉग इन, तो पूछता है आपसे कि गूगल के आईडी से आना है या हॉटमेल के आईडी से आना है। तो वहाँ पे आप जो भी आईडी आपका ईमेल एड्रेस है, उससे आप लॉग इन करें, सिंगल साइन ऑन से वो आपके पास आ जाएगा। उसमें पाइथन का इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है, वो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मिल जाएगा। अभी हम टाइम बचाते हैं ना यार, उसी चीज को रिपीट ना करें ना। ठीक है। क्लास 4 यूट्यूब के ऊपर, मैडम इनको जरा लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है गुलाम हुसैन, मैं आपको भी भेज देती हूँ फर्स्ट क्लास का लिंक। वो सारा उसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है कैसे यहाँ तक आना है, सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। वो यार ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरी फर्स्ट क्लास है। ठीक है। नहीं ठीक। तो क्लास 4 लेना, वो भाई उसी से, वहीं से हमने शुरू कराई है। ये हमने सारा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, सारा उसमें बताया है गुलाम हुसैन, वहां समझ में आ जाएगा आपको वो ना। कह रहे हैं मैं देख टाइम बच लूंगी। जाएगा हमारा, आपको देख लें उसमें सारा। अब मैं वही चीज रिपीट करूंगा ना, तो सारी चीज वहीं पे बताई हुई है मैंने, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है सर, मैं इनको वो दे देती हूँ, लिंक दे देती हूँ। लिंक दे दें, लिंक। ठीक है। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। वहीद साहब, कहाँ गए वहीद साहब? विद यू सर। सर वो होते हैं ना जो सर, बच्चे बचते हैं, बस सर की नजर से बचते हैं, कहीं सर की नजर ना पड़ जाए, एक दूसरे के पीछे छुप रहे होते हैं। तो वो छुप के नहीं बैठे नहीं हुए नहीं, हैं। नहीं नहीं, वो सब सही है, मैंने पूरी चीजें तैयार की थी, लेकिन टाइम बहुत हो गया ना। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट क्लास है वो हम स्टार्ट ही एमएस बिल्ड से और एआई से करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम बाद में आएंगे। ठीक है मैडम, ये नोट कर सर लीजिएगा। मैंने सर ये वो पूरा इसलिए है डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ। हाँ, सर वो इसलिए मैंने है देख। कि हम किसी से डिस्कस कर सकेंगे यार 2024 के अंदर जो एमएस नहीं चीजें नहीं, लेके बिल्कुल आने बिल्कुल वाला कराएंगे, आप है या फिक्र ही नहीं। इंट्रोड्यूस कर रहा है, कहीं यार डिस्कस करता है आप तो पता चलता है। आप फिक्र ही ना करें। नहीं नहीं नहीं, आप फिक्र ही नहीं करें, बिल्कुल कराएंगे, और आपको इंशाल्लाह सब चीजें पता चल जाएंगी। आप इसकी बीच के अंदर, यानी ऑडियो को अलग कर देगा, इमेजेस को अलग कर देगा। हमने ऑडियो की इनपुट देनी है विस्पर को। विस्पर किसकी? ओपन एआई की एपीआई है, जो कि क्या करती है, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। ठीक है। इमेजेस को डायरेक्टली हम चैट जीपीटी के 4o इंजन को देंगे, जो नया इंजन आया है चैट जीपीटी का, वो इमेजेस को भी इनपुट लेता है और टेक्स्ट को भी इनपुट लेता है। तो टेक्स्ट भी इनपुट आएगा इसमें, और इमेजेस भी इनपुट आएंगे। उसके बाद
ये हमें ये बता देगा कि इस वक्त जो आपने एक्सप्रेशंस दिए इस वीडियो के अंदर, या जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं। सर रिसेंटली मैंने एक उसको बोला कि मुझे बताओ, तो उसने बोला मैं एक्सप्रेशन लेस हूँ, मेरे पास कोई नहीं 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 एक्सप्रेशन नहीं नहीं नहीं, आप है। GPT-4 पे जाएं सर, GPT-4 पे जाएं। हाँ। इसमें ये दोनों इनपुट आ रहे हैं अब, सही है, टेक्स्ट भी इनपुट ले रहा है और वो इमेजेस भी ले रहा है। अच्छा सुन ले ना, अभी सुन ले। उसके बाद क्या होगा कि जब वो हमें रिस्पांस देगा, तो वो रिस्पांस को हम एक और ओपन एपीआई की एआई है, उसका नाम है TTS, टेक्स्ट टू स्पीच, उसको इनपुट करेंगे। और वो जो टेक्स्ट टू स्पीच होगा, वो जो टेक्स्ट वो रिटर्न करेगा ना कि आप हैप्पीनेस में हैं, आप सैड में हैं, वो यहाँ से ये ऑडियो की सूरत में हमें यहाँ पर ये रोबोट बोल देगा। ठीक है, ये पूरा फ्लो है जो हमने पहले बनाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कहीं पे नोट कर रहे हैं तो नोटपैड में लिख लें, जब भी एआई का सोल्यूशन डिजाइन करेंगे, हमेशा सबसे पहले उसका पेपर पे इस तरह से वर्क फ्लो बनाएं, ये याद रखिए। ठीक है, कीबोर्ड सर। पहले कभी, हाँ, हमेशा पहले वर्क फ्लो बनाना है, उसका फ्लो बनाना है आपने पेपर पे कि करना क्या चाह रहे हैं आप। ठीक है, वरना आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आप पागल हो जाएंगे। सबसे पहले हमने इस तरह का फ्लो बनाना है कि करना क्या चाह रहे हैं, फिर उसमें हमने अपने टूल्स एडजस्ट करने हैं इस फ्लो में कि हाँ यहाँ पर हम विस्पर लगा देंगे, यहाँ पर हम इम्पैक्ट से तोड़ लेंगे, फिर हम यूं कर लेंगे। ये ब्रेन वो है, चैट जीपीटी का ब्रेन है जो ओपन एआई का है। उसके बाद फिर इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। फिर अब मैं आगे वो चीज बताऊंगा जो मैंने आगे पूरी इसको डिस्क्राइब किया है, लिखा है कि क्या चीज इसमें क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी और वो हम कैसे करेंगे, ये अब आगे की बात है। ठीक है, अच्छा अभी सर, इसको यहीं तक इसमें रोक लें। हाँ इसमें क्या? मजेदार बात है, एक्सप्रेशन जो है ना सर, हाँ वो हाँ, बहुत जरूरी है, पहले नहीं थे, लेकिन अब इसके अंदर जो आप बता रहे हैं आ ये गए अच्छी आ चीज गए है, आ गए। एक्सप्रेशन है। और दूसरा ये जी जी सर, जी। ये जहाँ आपने डॉट एक्सटी बताया पहली पिक्चर के बाद, ये फिर पहले एम्बेडेड था, उसके बाद सेपरेट हो गया, ऐसे ही सेपरेट है। हो गया है, हाँ, ऐसे ही ऑडियो ऐसे अलग ही। हो गई, वीडियो अलग हो गई। ऑडियो अलग हुई, वीडियो हाँ। बिल्कुल ऐसे। इसको अगर पहले यहाँ पे यूज कर ले, एम्बेडेड का वर्ड यूज करें, तो बड़ा टेक्निकल वर्ड में ये यूज किया नहीं जाता है, नहीं, ये मैंने एम्बेडेड। तोड़ा इसीलिए, नहीं नहीं करना हमने बिल्कुल हमने इतना सिंपल करके इसको समझाना है कि बिल्कुल दिमागों में फिट हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई जो उसको सोच सोच के पता नहीं परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, पहले फ्लो ड्रॉ करेंगे, उसका पूरा लॉजिक फ्लो बनाएंगे और उस फ्लो पे काम करेंगे। जैसे अब मैंने कैमरे से इनपुट लेनी है, तो भाई यहाँ पे पाइथन का कोई इनपुट का प्रोग्राम होगा ना जो चल रहा होगा, वो यहाँ पे रखेंगे। फिर क्या हुआ जनाब, मैंने टेक्स्ट टू स्पीच, ये जो इसका स्पीच आया MP3, इसको मैंने भेजना है, कहाँ पर भेजना है, चैट जीपीटी को भेजना है, तो उसकी कोई एपीआई होगी ना भेजने की इस स्पीच को, वो विस्पर की एपीआई कहलाती है। वो यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम होगा जो कि इसको विस्पर को भेजेगा, ये इनपुट एज अ speech.mp3। उस MP3 को विस्पर का प्रोग्राम रिटर्न करेगा दोबारा से पाइथन के प्रोग्राम को कि भाई ये मैंने टेक्स्ट बना लिया है। अब वो टेक्स्ट सर फिर सेंड हुआ इस पर वाली वो मीन्स जीपीटी का ओपन एआई, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा इस पे यार ज्यादा अभी ना फोकस ना करें, फोकस ना करें इस पे ज्यादा, बस इसको ऐसे ही समझ लें, बस फ्लो में क्या है यार, ये होता है। अच्छा, हम अपना कौन जीपीटी भी तो बना सकते हैं ना सर, जैसे मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ, पूरी अपनी हिस्ट्री बताना चाहूँ, अपनी यार, जो आप भी। जीपीटी बिल्कुल बना सकते हैं अपने जीपीटी। ये देखें, मैं अभी को पायलट पे बैठा हुआ काम कर रहा था, ये जीपीटी है ना बनाया हुआ, जो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है जीपीटी, वो ये बनाया है ना। अब मैं जैसे फर्ज करें इसको को पायलट को मैं कहता हूँ ये जीपीटी है, को पायलट जो माइक्रोसॉफ्ट का जीपीटी उसका नाम को पायलट है, बस इतना याद कर लें। बस जी, अब ठीक है मैं इसको सर। कहता हूँ जनरेट इवन नंबर प्रोग्राम इन जावा। अब यार ये आप लोग नकल नहीं मार लेना कहीं, ये पता चला पेरोल के प्रोग्राम भी इसी में बना लिए और वो सारे प्रोग्राम बना लिए और बना बना के आ गए। ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना, ये तबाही का रास्ता है। ठीक है, अब ये उसने पूरा प्रोग्राम मुझे इवन नंबर जनरेट करने का जनरेट करके ये जावा में बना के दे दिया, मैंने यहाँ से कॉपी किया प्रोग्राम को। अरे राइट पे भी कॉपी है ऊपर। हाँ हाँ वो भी है, अच्छा, मैं सर कॉपी जैसे किया। ये इसमें भी देख रहा हाँ था, थोड़ी सी बात मैं इंटरप्शन करूंगा सर। हाँ ये हाँ, मैं जो अभी जो मैं एज्योर वाला थैंक यू, कर दिस रहा इज था, वेरी हेल्पफुल। हाँ हाँ, एज्योर जी वाला जी, जो कर रहा था सर, उसमें वो हाँ जेसन की फाइल उठा रहा था। यानी कि हाँ, कोई भी मेरे पास वो कह लें कि इनवाइस है राइट। कुछ पे, अच्छा एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ, इनवाइस है बोले कोई बोले भी। बोले। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कोई भी इनवाइस है, कुछ भी कोई भी डेटा, वो उसको उठा के जेसन की फाइल में यानी कि कन्वर्ट कर रहा है कोड में। ये अच्छा मैं जो अभी जो कर रहा था, जो मैंने एज्योर वाले जो मैंने आपको कुछ जो आज भेजे थे, तो वो उसमें वो ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में ये फंक्शन यानी कि जो कह लेंगे टेक्नोलॉजी के लिए जो भी फंक्शन है वो यूज हो रहा है। अच्छा, समझ गया समझ गया। अब ये
कुछ भी इसमें आप स्टोरीज जनरेट करा लें, सॉन्ग जनरेट करा लें, वो सब कोपायलट आपको जनरेट करके दे देगा। लेकिन ये जो कोपायलट है, ये जो चैट जीपीटी का इंजन, ये माइक्रोसॉफ्ट के उसमें लगा हुआ है, ब्राउजर में, एज में और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में लगा हुआ है, ये इंजन जो है ये जेनरिक कोपायलट है, इसको कहते हैं ये जर्नलाइज कोपायलट है, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है। फर्ज करें अब ये देखें, इसने पूरी स्टोरी लिख के दे दी मुझे रोबोट्स एंड लव पे, अब पढ़े, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़कर। सर ये इतनी लेंथी पड़ेगा कौन सर? अच्छा सर, हम सब उसको लिमिट भी तो कर सकते हैं ना, लिमिट भी तो कर लिमिट सकते भी हैं कर कि सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसने सॉन्ग भी लिख दिया एंड में, देखिए वो उसने सॉन्ग भी जो है सर्किट की लैंग्वेज में लिखा है, इन सर्किट्स एंड कोड वी फाइंड अवर सॉन्ग लव द ग्लिच दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। जेमिनाई के अंदर तो वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, शॉर्टली कर लो, लेंथी कर लो, मीडियम कर लो, अच्छा वो बड़ी अच्छा, अच्छी इसमें ऑप्शन है। एक चीज अपडेट कर दूं, देखिए ये कोपायलट है जेनरिक, ये जो कोपायलट है ये जेनरिक विंडोज का है। अगर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, अपनी हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक कोपायलट भी बनाया हुआ है। जैसे अभी मैं एमएस वर्ड पे काम कर रहा हूँ ना, तो एमएस वर्ड का अपना कोपायलट होगा जो एमएस वर्ड के यहाँ पे अंदर ही रन हो रहा होगा, और वो मुझे एमएस वर्ड से रिलेटेड चीजें देना शुरू हो जाएगा, उसमें मेरी हेल्प करना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं पावर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ तो पावर पॉइंट का अपना कोपायलट होगा जो कि पावर पॉइंट से रिलेटेड चीजें मुझे हेल्प आउट करना शुरू हो जाएगा। अगर मैं फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अपना कोपायलट होगा जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड चीजें देना शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात? तो दो तरह के कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किए हैं, एक है जर्नल कोपायलट जिसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये विंडोज में यहाँ पर है, बिंग सर्च के अंदर ये मौजूद है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखेंगे, उसके कोपायलट को देखेंगे, तो वो कोपायलट सिर्फ आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड चीजें ही गाइड कर रहा होगा, उसमें उसी की चीजें आपको दे रहा होगा स्पेसिफिक टू दैट सर प्रोडक्ट। ठीक है, सर ये जी सर। पॉपअप कैसे होगा? यहाँ से होगा ना, ये रहा ना, यहाँ से आ जाएगा, सिंपल है। एमएस आपके पास कौन सी विंडोज है? मेरे पास तो विंडोज 11 है, विंडोज 11 में तो है ये फीचर आया हुआ है मेरे पास। सर विंडोज 11 मेरे पास है, मेरे पास भी। मैंने सर एमजेन भी देखा है, इसमें एमजेन में मेडिकल से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन वो दे रहा होता है। 10 है अब मेरे मेडिकल पास। की आपने बात कर दी तो यार फिर मैं, अब जरूरी है कि मेडिकल का भी कुछ थोड़ा सा बता दूं, जो कुछ मैंने इसमें देखा है, मैं तो देख के मैं परेशान हो गया हूँ इसकी यार चीजें, बाकी बहुत एमजेन की सर सर, खतरनाक है, मैंने एमजेन देखा ए, वीडियो खतरनाक है, ए, बहुत खतरनाक है ए, यार, बहुत डेंजरस हैं, हम लोग ना सर मारे जाएंगे आई साले। आई लग रहा है एक रात में हम डॉक्टर भी बन जाएंगे। इसमें। बिल्कुल बन जाएंगे यार, एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ एजोर का हेल्थ बोर्ड देखेंगे, परेशान हो गया मैं देख के इसको। ये तो आगा खान वाले पता है इंप्लीमेंट कर देंगे अभी, कल कुछ अरसे में डॉक्टर फारिग हो जाएंगे सारे। अब ये जो हेल्थ बॉट है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा एक असिस्टेंट का काम कर रहा है, जो एक पूरे डॉक्टर को ना असिस्ट कर रहा है, उसको पूरी रेसिपीज बना के दे रहा है, जो भी डिजीजेज होती हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको, यानी उसका एक को पायलट बना हुआ है, उसका को पायलट बना हुआ है। ये जो हेल्थ केयर का है, ये आप बॉट बना सकते हैं अपना, ये कन्वर्सेशनल एआई बॉट बना सकते हैं। बनाएंगे कहाँ पर आप? एजोर पे बनाएंगे, उसकी सर्विसेज को, जो एजोर की एआई की सर्विसेज हैं उनको यूज करते हुए ये बॉट बना के, और एजोर के क्लाउड पे होस्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी सर्विसेज जितनी भी एआई से रिलेटेड हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के ऊपर मिलेंगी आपको, और जो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है उसका नाम एजोर है। ठीक है, अच्छा सर, एक चीज ये पूछना चाहूंगा मैं, जैसे ये ट्राई एज्योर फ्री वाला था, मैं सारी चीजें उसमें डाल रहा था, फ्री ही कह रहा था, लेकिन वो उसमें जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की वो बोला था कि 10 लाख आप इंफॉर्मेशन दे दें, उसको डिटेक्शन नहीं करेगा। तो वो देने से कोई इशू तो नहीं आएगा ना, कोई भाईजान डिटेक्शन हो? अब मेरी बात सुन, वो 1 महीने तक फ्री होता है, हम्म, 1 महीने के बाद वो चार्ज करना शुरू कर देगा, तो जो भी काम करो ना उसको डिलीट करके बाहर आना, नहीं तो लाखों रुपए का बिल बन जाएगा। यही मैंने इसलिए डाली नहीं थी हाँ, डिटेल। डाली नहीं, बिल सही किया, बस वो जो $200 उन्होंने दिए ना उन्हीं में काम कर लो। उसका भी हम्म, तरीकेकार है, वो मैं आपको, देखें मैं सब चीजें बताएंगे आपको, सब चीजें सही, समझाऊंगा मैं कैसे करना है, उसका भी हैंडलिंग का तरीकेकार है कि आप सही। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दें एजोर में, उसके हम्म, बाद जो भी काम करें ना उसके बाद उसको रिमूव कर दें, डिलीट कर दें, वहां से अपने पास डाउनलोड करके डिलीट कर दें। समझ में आ रही बात? ठीक है तो सर। आपने सारी रिसोर्सेज उनकी फ्री कर दी, वो रिसोर्सेज की चार्ज करते हैं ना, अगर आप जितना परसेंट उनका प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, जो काम करना है हमने लिनक्स पे, विंडोज को भूल जाए, भूल जाए कोई विंडोज चीज थी, अब सब कुछ अब लिनक्स पे होगा। ठीक है, इंशाल्लाह और सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने लिनक्स का एक्सपर्ट बनना है, जब आप लिनक्स के एक्सपर्ट इंशाल्लाह। बन जाएंगे ना, तो आप अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर भी बन जाएंगे, आप अच्छे डेटा इंजीनियर भी बन जाएंगे, आप अच्छे एआई इंजीनियर भी बन जाएंगे, आप अच्छे क्लाउड इंजीनियर भी बन जाएंगे। सही इंशाल्लाह है, सर, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह लिनक्स पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर लिनक्स नहीं आई मेरे भाई, नहीं आएगा ये कंटेनर, ये डॉकर, ये इतनी बड़ी बड़ी जो बातें होती है ना, माइक्रो सर्विसेज, ये कुछ समझ में नहीं हम्म, आएगा। ठीक है, और फिर परेशान हो गए, सर मार रहे हो गए, सर ये क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा, तो लिनक्स को सीखना जरूरी है। ठीक है, सर अभी ओके। अभी ओके, थैंक यू।